हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है सर। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। और मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या था सर? एल्काइल हैलाइड। मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस देखने वाले हैं अपन। और यहाँ पर अपन तीन टाइप की रिएक्शन देखने वाले हैं सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना सर, ये हर साल आपके नीट एग्जाम में पूछी जाती है। मतलब हर साल, ठीक है। नीट 2024 में भी पूछी गई थी, 23 में भी पूछी गई थी और 2022 में भी पूछी गई थी। मतलब ये अपना तय मानो कि यहाँ से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल गारंटी की बात है, ठीक है। और आप जब ये लेक्चर देख लोगे तो आपका वो क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा कि वो आपका सही होना ही है। और मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा अलग अलग वैरायटी के कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए और आपका आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो करते हैं अपना स्टार्ट आज का लेक्चर। यहाँ पर सर मैंने हेडिंग डाल दी रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। और अपना लड़का जानता है सर कि हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? एल्काइल हैलाइड होता है। क्या होता है सर? ये लिख दिया मैंने, एल्काइल हैलाइड। और इसको अपन कैसे लिखते हैं? आर एक्स। आर का मतलब सर एल्काइल ग्रुप और एक्स का मतलब सर हैलोजन। ये तेरा फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको एक रिवीजन कराऊं, जब मैंने आपको एल्केन पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो एल्केन होते हैं ना, वहां पर कौन सी रिएक्शन अपने देखी थी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फिर अपन बात करें एल्कीन की, तो यहां पर मैंने कौन सी रिएक्शन देखी थी? एल्कीन और एल्काइन में मैंने देखी थी सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर आया था अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें अपने बेंजीन आए थे और बेंजीन डेरिवेटिव्स आए थे, वहां पर मैंने देखी थी कहीं ना कहीं कौन सी रिएक्शन? वहां पर मैंने देखी थी सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं सर? एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं। तो एल्काइल हैलाइड में कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है अपनी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कहां पर सर? एल्काइल हैलाइड। तो एक बात यहाँ से पता लग गई कि सर यहाँ पर जो रिएक्टेंट रहने वाला है, यहाँ पर जो अपनी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये किस में देखने को मिलेगा? ये अपना एल्काइल हैलाइड में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? एल्काइल हैलाइड में देखने को मिलेगा, ठीक है सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात है। देख, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो वहां पर क्या होता था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती थी, तो इलेक्ट्रोफाइल आता था और सब्स्टिट्यूट हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली क्या चलने वाली है? देखो, जैसे मेरे पास ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है सर, ठीक है। आगे मैंने लिख दिया कहीं ना कहीं कोई न्यूक्लियोफाइल रख दिया मैंने। न्यूक्लियोफाइल के खोपड़ी में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हमको पता है सर, ये जो तुमने एल्काइल हैलाइड लिखा है ना, हमको पता है सर जो हैलोजन होता है उसकी लिविंग टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है, उसकी भागने की टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है। वो माइनस चार्ज लेके भाग गया, ये चला गया माइनस चार्ज लेके, तो जहां पे वो लगा रहेगा उस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर मैंने आर की खोपड़ी में पॉजिटिव लिख दिया सर, ठीक है। तो अपना जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहीं पे तो अटैक करेगा, जो माइनस वाला है वो प्लस में ही तो अटैक करता है। तो यहाँ पर अपना क्या बन जाएगा? आर एन यू बन जाएगा। ये अपना क्या आएगा? प्रोडक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो ये मैंने रिएक्शन आपको दी है ना, यही तो अपनी कहीं ना कहीं क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख, न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ क्या हो गया सर? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया, कोई दिक्कत है। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो ये मैंने रिएक्शन आपको कराई है ना, यहाँ पर तेरे दो मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। या फिर तेरा SN1 होगा और या फिर तेरा क्या होगा? SN2 होगा। SN1 को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर और SN2 को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो हो सकते हैं। तो इन मैकेनिज्म के बारे में इस लेक्चर में आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी आपको ऐसा रियलाइज नहीं होगा कि मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है या मेरे सर के ऊपर से जा रही है। बिल्कुल आसानी से आपको बिल्कुल पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल ये जो लेक्चर है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
हेलो एल्केन, यानी मैं बात करूं रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, बिल्कुल अच्छा टॉपिक है और बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये लेक्चर आपका पूरा एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स पूरा आपको दिला के ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सर हेडिंग डाल दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अपन शॉर्ट में लिखते हैं एसएन रिएक्शन, एसएन। तो इसमें उल्टा पढ़ना है आपको, पहले एन बोलो न्यूक्लियोफिलिक, फिर बोलो सब्स्टिट्यूशन, फिर आ गया अपना रिएक्शन। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है सर, और ये बात मैंने आपको बता दी कि ये जो अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? सर ये मुझे एल्काइल हैलाइड में देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी एल्काइल हैलाइड में। ये लिख दिया मैंने एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम क्या अपने को पता है सर? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है सर, अब देख यहाँ पर जो अपना एल्काइल हैलाइड है ना वो किसकी तरह काम करेगा? सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। अब सबस्ट्रेट क्या होता है ना, किसी भी रिएक्शन में जो चेंज हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। देख यहाँ पर मेरा क्या था? ये था एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब पहले आर के साथ एक्स लगा हुआ था, तो जब मैंने प्रोडक्ट में देखा आर के साथ तो अपना न्यूक्लियोफाइल लग गया, मतलब जो अपना ये एल्काइल हैलाइड था ये चेंज हो गया, मतलब ये अपना क्या सर? सबस्ट्रेट है। ये अपना क्या सर? सबस्ट्रेट है। तो जो चेंज हो जाता है ना रिएक्शन में वो तेरा क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तेरा जो सबस्ट्रेट है वो कौन होने वाला है? एल्काइल हैलाइड होने वाला है, हेलो एल्केन होने वाला है। और सबस्ट्रेट चेंज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिएजेंट। तो यहाँ पर जो ये तेरा न्यूक्लियोफाइल है ये कौन है? तेरा रिएजेंट है सर। ठीक है, इसने तेरा सबस्ट्रेट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, जो अपना एल्काइल हैलाइड है वो सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्शन में कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है और बिल्कुल आसान बात है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। देख आगे देखते हैं अपन अब। ठीक है, तो देख ये मेरे पास क्या है सर? एल्काइल हैलाइड है। सामने पे मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? न्यूक्लियोफाइल के साथ करा दी। ठीक है सर, तो मेरे को पता है कि जो अपना एक्स लगा हुआ है ना आर के साथ, एल्काइल हैलाइड में जो आर के साथ अपना एक्स लगा हुआ है ना, एक्स क्या अपना हेलोजन है और हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो देख एक्स माइनस लेके भाग गया तो पीछे कार्बन पे क्या लग गया सर? पॉजिटिव लग गया। तो यहाँ पर मैंने आर की खोपड़ी में पॉजिटिव लिख दिया। तो न्यूक्लियोफाइल आया, उसने देखा सर यहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल के खुद ही खोपड़ी में नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव की तो तलाश है। तो उसने देखा उधर पॉजिटिव है तो वो उधर जाके चिपक गया, उधर जाके उसने अटैक कर दिया और ये अपना कहीं ना कहीं ऐसा प्रोडक्ट बन गया। और जो अपना एक्स माइनस भागा था वो अपना अलग हो गया, क्योंकि उसका लिविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है। हम उसको बोल देते हैं, हेलोजन को बोल देते हैं सर लिविंग ग्रुप है। ये क्या सर? ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी की लाइंस है ना वही सब आपको बता रहा हूँ। एक एक शब्द एनसीईआरटी का आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाला है, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं रहने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये यहाँ तक जहां तक मैंने पढ़ाया सर आपको समझ में आ गई। ठीक है, और जब मैं आपको पढ़ा रहा था ये चैप्टर का स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेक्चर था वहां पर मैंने आपको बताया जैसे ये मेरे पास क्या एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड कैसा होगा? जैसे CH3 CH2 Cl, ये अपना क्या एल्काइल हैलाइड है। तो देख ध्यान से मेरे भाई, जिस कार्बन के साथ तेरा कहीं ना कहीं ये हेलोजन लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, इसके पास सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या होगा? sp3 होगा। तो एल्काइल हैलाइड में अपना लड़का जानता है कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा रहता है ना वो अपना कहीं ना कहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर इस आर को, जो यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होगा उसको क्या लिखा हुआ है? sp3 कार्बन लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो अपने को पता है पहले से, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने जितना अभी तक पढ़ाया ना ये बेसिक था। अगर आप इसकी रीडिंग कर लोगे एनसीईआरटी की इन पैराग्राफ्स की तो आपको बिल्कुल अच्छे से और मजा आ जाएगा और आपको रियलाइज हो जाएगा कि यस सर आप एनसीईआरटी का एक एक शब्द कवर करा रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब आप में से कई ऐसे जने होंगे जिनको पता ही नहीं है सर न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ। ठीक है, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं पर उनको पता ही नहीं है न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ। मैंने आपको जीओसी चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, उसमें एक लेक्चर आया था, उसमें मैंने पूरा लेक्चर आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझाया था। इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानते हैं, न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानते हैं। ठीक है सर, तो वो आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा और आपको आता होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे अपन पहचानते हैं। अगर आप भूल गए होंगे तो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको रिविजन करा देता हूँ। जो अपना न्यूक्लियोफाइल होगा उसको मैं कैसे पहचानूंगा बताऊं? अब देख, अगर तूने किसी की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज देख दिया, अगर तूने किसी की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज देख दिया, जैसे देख Br माइनस, I माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, HSO4 माइनस, खोपड़ी में माइनस चार्ज देख दिया, तूने बोल देना है जोर से कि कहीं ना कहीं ये अपना क्या सर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, मतलब खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल होगा? यस सर। ठीक है, अब दूसरी बात,
देख, जैसे अपन वाटर है, एमोनिया, ये अपना प्राइमरी एमाइन, इनकी खोपड़ी में तो नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, पर फिर भी ये तेरे कहीं ना कहीं क्या न्यूक्लियोफाइल है। मतलब आज के बाद तेरे को ये बात ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे लोन पेयर दिख गया, लोन पेयर मुझे दिख गया, और लोन पेयर मैंने निकालना तेरे को बिल्कुल अच्छे से सिखा रखा है जीओसी में, ठीक है। तो लोन पेयर मैंने तेरे को निकालना सिखा रखा है, तू बोल देगा, अगर तूने लोन पेयर देख लिया ना तो तूने बोल देना कि ये कहीं ना कहीं तेरा क्या न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया कि खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज दिख गया, न्यूक्लियोफाइल बोल दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, लोन पेयर दिख जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बोल दूंगा। और ये मैंने आपको बात बताई थी जीओसी में कि लोन पेयर जब दिख जाता है ना तो वो क्या होते हैं, अपने लीविस बेस होते हैं। क्या होते हैं वो? अपने लीविस बेस होते हैं। मतलब जो मेरे लीविस बेस है वो क्या होते हैं सर? अपने न्यूक्लियोफाइल होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? न्यूक्लियोफाइल होने वाले हैं। और लीविस बेस क्या होते हैं? जिनके पास तेरे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करें कि जिनके पास तेरे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पाई इलेक्ट्रॉन तेरे कहां प्रेजेंट होते हैं? जहां तेरे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और पाई बॉन्ड तेरे कहां होंगे सर? एल्कीन में प्रेजेंट होते हैं और तेरे एल्काइन में प्रेजेंट होते हैं। एल्कीन में तेरा एक पाई बॉन्ड होता है और एल्काइन में तेरे दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो देख, खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल बोल दिया। लोन पेयर मिल गया, न्यूक्लियोफाइल बोल दिया। लिविस बेस है, न्यूक्लियोफाइल बोल दिया। एल्कीन और एल्काइन इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल बोल दिया, ठीक है। तो आज के बाद बिल्कुल कंफ्यूजन अपना बिल्कुल दूर हो चुका है, कोई दिक्कत कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। समझ में आ गया मुझे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर मैं बात करूं NaOH, तो ये कैसे टूटता है अपने को पता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो खोपड़ी में नेगेटिव इसके लगा हुआ है, ये अपना कहीं ना कहीं क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और ये क्या अपना? इलेक्ट्रोफाइल है। खोपड़ी में पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोफाइल अपन पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं आपको न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपको लोन पेयर निकालना सिखा रखा है। जब मैंने आपको जीओसी चैप्टर पढ़ाया था वहां पर एक पूरा लेक्चर इसके लिए डेडिकेटेड कर रखा है यार। लोन पेयर निकालना सिखा रखा है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा रखा है आपको, ठीक है। अगर आप वो भूल चुके हो ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, जैसे ये अपने पास वाटर है, ठीक है। तो वाटर है तो वाटर कैसे लिखते हैं अपन? H2O। तो मैंने ये ऐसा बना दिया, देख ऐसा। अब देख, जो ये एक बॉन्ड होता है ना, एक बॉन्ड में तेरे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर, ठीक है। और बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं अपन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तेरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। और किसी भी एलिमेंट के पास तेरे को 8 करने हैं, ऑक्टेट करने हैं, तो यहाँ पर तेरे को 4 ऐसे रखने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो तेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं को अपन लोन पेयर बोलते हैं। तो ये एक लोन पेयर ये हो गया और एक लोन पेयर ये हो गया तेरा, ठीक है। तो वाटर के पास तेरे दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं सर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वाटर के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो मैंने बोल दिया वाटर अपना क्या है सर? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। वही अगर मैं एमोनिया की बात करूं तो देख, NHHH, ठीक है सर। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तेरे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो सर मेरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 करने तो 2 मुझे फ्री रखने पड़ेंगे। तो 2 अगर मैं फ्री रखूंगा इनको अपन बोलते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पर अपने पास एमोनिया के पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो मैं बोल दूंगा जो अपना एमोनिया है ना वो भी अपना कहीं ना कहीं क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं प्राइमरी अमाइन की, ये अपना प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। मुझे पता है कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो इसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 अपने पास क्या होंगे सर? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी को अपन क्या बोलते हैं सर? लोन पेयर बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो अपना प्राइमरी अमाइन है उसके पास भी सर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो वो कहीं ना कहीं वो भी अपना क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से अपने को समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, यहाँ पर एनसीईआरटी ने टेबल दे रखी है एक, ठीक है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, ठीक है। उससे पहले एक रिएक्शन उन्होंने दे रखी है, जो रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये अपने पास RX है और अपने को पता है हेलोजन का लीविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है, X माइनस लेके भाग जाएगा सर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं R की खोपड़ी में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो जो ये अपना न्यूक्लियोफाइल है ये R में अटैक करेगा और ये अपना बन गया RNU, ठीक है। और जो अपना X माइनस भागा था वो अपना अलग हो गया, उसको अपन बोलते हैं लिविंग ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर अपने बहुत सारे रिएजेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपने रिएजेंट दे रखे हैं। तो हमको पता लगाना है कि इसमें से न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसमें से न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। जैसे अपने पास NaOH है या फिर KOH है, तो हमको पता है सर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल कौन निकलने वाला है? OH निकलने वाला है, ठीक है। क्योंकि Na पॉजिटिव और OH माइनस में ये टूटता है सर,
ठीक है, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वही अपना क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या निकल गया तेरा, OH माइनस आयन निकल गया। और रिएक्शन अपनी क्या थी सर, RX था, प्लस सामने से मैंने लिख दिया सर OH माइनस आयन मेरा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तो अपना भाग गया माइनस चार्ज लेके, ठीक है। R की खोपड़ी में प्लस आ गया और OH माइनस तेरा इसमें अटैक करेगा और ये तेरा बन गया ROH। तो कहीं ना कहीं ये मेरा बन गया ROH, ये लिख दिया मैंने। और ये अपना क्या होता है, अल्कोहल होता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर अल्कोहल। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है सर। वहीं मैं अगर वाटर की बात करूं तो वाटर में तेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा सर, वाटर कैसे टूटता है, तेरे को पता है वाटर कैसे टूटता है सर, H प्लस एंड OH माइनस आयन। मतलब ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, ROH आने वाला है। तो ये मेरा ROH आ गया और ये मेरा लिख दिया मैंने अल्कोहल। कितना सिंपल है, बिल्कुल 6th क्लास का खेल है यार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से अपन समझ सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं NaOR की, तो मुझे पता है Na की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि Na फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट इतने इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी खोपड़ी में क्या होता है, +1 चार्ज होता है। वहीं अगर मैं सेकेंड ग्रुप की बात करूं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, उनकी खोपड़ी में तेरा कहीं ना कहीं क्या होता है, +2 चार्ज होता है, वो भी तेरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Na तेरा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो Na की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो OR की खोपड़ी में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, देख OR माइनस, ठीक है। तो ये R के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया तेरा ROR, और ROR को अपन क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। वहीं अगर मैं बात करूं NaI की, ठीक है, तो यहाँ से जो तेरा I माइनस है, आयोडाइड आयन, वो तेरा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, क्योंकि उसकी खोपड़ी में तेरा माइनस चार्ज है, तो वो R के साथ जुड़ जाएगा, तेरा RI बन गया। देख, इसको बोलेंगे अपन एल्काइल आयोडाइड। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या निकला, I माइनस निकल गया। फिर अपन NH3 की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था NH3 के पास अपने लोन पेयर प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपना क्या है सर, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर ये कैसे टूटेगा, H प्लस और NH2 माइनस, तो NH2 माइनस, NH2 की खोपड़ी में माइनस चार्ज है, मतलब NH2 अपना कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है सर, ठीक है। तो ये R के साथ जुड़ जाएगा, और ये R के साथ जुड़ गया, ये जुड़ गया सर, ठीक है। और एक बात बताऊं आपको, आपको मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है, ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। देख R, अगर एक R लगा हो नाइट्रोजन के साथ तो प्राइमरी अमाइन होता है, और अगर नाइट्रोजन के साथ 2 R लगे होंगे तो सेकेंडरी अमाइन होता है, और नाइट्रोजन के साथ अगर तीनों के तीनों R लगे होंगे तो वो क्या होता है, अपना टर्शियरी अमाइन होता है। तो ये अपना प्राइमरी हो गया, ये अपना सेकेंडरी अमाइन हो गया, और ये अपना टर्शियरी अमाइन हो गया। यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो अपना प्राइमरी अमाइन होता है उसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है सर। और जो अपना सेकेंडरी अमाइन होता है उसमें नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा होता है, और टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ तेरा 1 भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये अपना देख, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं कौन सा अमाइन बना होगा, ये लिख दिया मैंने प्राइमरी अमाइन, ये लिख दिया मैंने प्राइमरी अमाइन, ठीक है। फिर अपन बात करें आगे की, अपना RNH2, ठीक है। तो देखिए ये लिखा मैंने RNH2, तो इसमें से एक अगर H प्लस निकल जाएगा तो बाकी बचेगा क्या, RNH, या फिर मैं बात करूं NHR, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना इसकी खोपड़ी में माइनस आ गया, मतलब ये अपना कहीं ना कहीं क्या, न्यूक्लियोफाइल है, ये लिख दिया मैंने NHR क्या है, अपना न्यूक्लियोफाइल है। तो ये R के साथ जुड़ जाएगा तेरा, तो ये बन गया तेरा सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ तेरा 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वहीं अगर तू इसकी बात करे, ठीक है, अगर तेरे पास ये रिएजेंट आ जाए तो यहाँ से तूने H प्लस हटा देना है, जो बाकी बचा वो क्या बचेगा, तेरा NRR, तो वो खोपड़ी में माइनस आ जाएगा, तो वो तेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तूने देख नाइट्रोजन के साथ, सॉरी R के साथ तूने क्या जोड़ दिया, NRR जोड़ दिया। तो यहाँ पर तेरे नाइट्रोजन के साथ 3 R लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये तेरा कहीं ना कहीं क्या हो गया, टर्शियरी अमाइन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है केसीएन और एजीसीएन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। अब देख यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये लिखा मैंने केसीएन, KCN, ठीक है। अब देख जो ये अपना KCN होता है ना, ये अपना आयोनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है सर, ये आयोनिक होता है। क्या होता है, आयोनिक। आयोनिक मतलब ये आयन्स में टूट जाता है, तो K प्लस और Cn माइनस आयन में ये टूट गया, ठीक है। तो मैं आपको एक जनरली बताऊं, जो अपने S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो अपने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो जनरली क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, वो आयोनिक ही होते हैं। तो जो तेरा पोटेशियम है वो तेरा कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है, मतलब S ब्लॉक में आता है। तो इसका जो कंपाउंड होगा, यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड की बात चल रही है, KCN की बात चल रही है, तो ये क्या होगा, अपना आयनिक कंपाउंड होगा। तो ये आयंस के फॉर्म में टूट गया, K पॉजिटिव और K पॉजिटिव और Cn माइनस आयन, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं AgCN की, तो ये अपना कहीं ना कहीं क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है।
कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है, कोवेलेंट होता है ये अपना। तो ये कहीं ना कहीं आयंस के फॉर्म में नहीं टूट पा रहा, ये Ag पॉजिटिव और Cn माइनस आयन के फॉर्म में नहीं टूट पा रहा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है अपना कोवेलेंट कंपाउंड होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना ऐसा ही है, देख AgCN, ये ऐसे का ऐसे ही है, पर ये अपने आयंस के फॉर्म में टूट गया, ठीक है। और यहाँ पर तुमको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जो अपना ये साइनाइड होता है ना, ये अपना कैसा कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये अपना होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, देख इसके पास एक तो कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ना कभी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की हो गई, ज्यादा कभी कभी किसकी हो जाती है, नाइट्रोजन की हो जाती है। मतलब कभी माइनस चार्ज किसके पास हो गया, कार्बन के पास हो गया, और कभी माइनस तेरा किसकी खोपड़ी में हो गया, नाइट्रोजन की खोपड़ी में हो गया। मतलब जो तेरा आर पॉजिटिव आएगा ना, वो तेरा कहीं ना कहीं कार्बन के साथ भी बाइंड कर सकता है, और वो तेरा नाइट्रोजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। मतलब मैं बोल दूं क्या, जो अपने एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके पास दो बाइंडिंग साइट होती है, उनके पास दो बाइंडिंग साइट होती है सर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अपना साइनाइड होता है वो अपना एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, तो उसके पास दो बाइंडिंग साइट है। या फिर अपना जो आर पॉजिटिव आया वो तेरा कहीं ना कहीं कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है, और वो तेरा नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो देख, अगर वो कार्बन के साथ अटैच हो गया तो तेरा क्या बन जाएगा, RCN बन गया। अगर वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया तो तेरा क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा सर, RNC बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं साइनाइड, और इसको अपन बोलते हैं आइसो साइनाइड। तो जब अपन रिएजेंट क्या ले रहे हैं, KCN ले रहे हैं सर, ठीक है, तो अपने साइनाइड भी बन सकता है और अपना आइसोसाइनाइड भी बन सकता है सर, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं AgCN की, तो AgCN तो अपना क्या कोवेलेंट है सर, कोवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं Ag पॉजिटिव और Cn माइनस आयन के फॉर्म में इसको नहीं टूट रहा हूँ, इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये कोवेलेंट अपना। तो यहाँ पर मुझे पता है, देख कार्बन के साथ बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर फ्री कौन है, अपना नाइट्रोजन ही है। तो जो अपना R आएगा ना, जो अपना R पॉजिटिव आएगा, वो तेरा किसके साथ बॉन्ड बनाने वाला है, नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाने वाला है। वो यहाँ पर कार्बन के साथ नहीं बना सकता, तो यहाँ पर जो अपना बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, RNC। मतलब यहाँ पर सिर्फ अपना क्या बनता है, आइसो साइनाइड ही बनता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। मतलब अगर अपना KCN की बात करूं तो यहाँ पर साइनाइड भी बन सकता है, आइसोसाइनाइड भी बन सकता है। पर मैं AgCN की बात करूं तो यहाँ पर तेरा क्या बनेगा सर, यहाँ पर तेरा सिर्फ आइसोसाइनाइड ही बनेगा। और क्यों बनेगा मैंने आपको पीछे का रीजन भी बता दिया, इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देख ये जो अपना R है ना, इसमें कार्बन ही तो प्रेजेंट होगा सर, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अपना एल्काइल ग्रुप है। तो पर यहाँ पर देख, ये भी बन रहा है, RCN भी बन रहा है और RNC भी बन रहा है, पर इसमें ज्यादा तादाद में बनता है, जो ज्यादा स्टेबल बनता है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है ना, वो कौन बनता है पता है, क्योंकि अपने को पता है C सिंगल बॉन्ड C जो होता है ना, और एक अपना C सिंगल बॉन्ड N। ये जो अपना C सिंगल बॉन्ड C होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। स्टेबल ज्यादा कौन होता है सर, C सिंगल बॉन्ड C। इसलिए जो अपना साइनाइड है ना वो ज्यादा बनता है सर, जो अपना साइनाइड है वो ज्यादा बनता है। KCN के केस की बात कर रहा हूं मैं, जो अपना साइनाइड है वो ज्यादा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, जो टेबल दे रखी है, यहाँ पर इन्होंने साइनाइड ही बना रखा है, यहाँ पर इन्होंने साइनाइड ही बना रखा है KCN वाले केस में। पर इसमें आइसोसाइनाइड भी बनता है, पर ज्यादा मात्रा में, ज्यादा स्टेबल अपना कहीं ना कहीं क्या है, C सिंगल बॉन्ड C है ना, C सिंगल बॉन्ड N के कंपेयर में। तो यहाँ पर अपना जो साइनाइड है वो ही बनने वाला है, ठीक है। और पर बनता अपना आइसोसाइनाइड भी है। और वहीं अगर मैं बात करूं AgCN की, तो यहाँ पर हमेशा अपना क्या बनने वाला है, आइसोसाइनाइड ही बनने वाला है। इसको अपन आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं, और साइनाइड को अपन नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये KCN और AgCN का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर KCN होगा तो साइनाइड बना दे, और अगर AgCN होगा तो आइसोसाइनाइड बना दे, ठीक है। यहां से तू एक चीज ध्यान रख सकता है कि जब Ag होता है ना, रिएजेंट में अगर तेरे पास Ag प्रेजेंट है, मतलब सिल्वर प्रेजेंट है, तो तेरे को ना R को किसके साथ जोड़ना है, नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है। R को तेरे को हमेशा किसके साथ जोड़ना है, नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है। वहीं अगर मैं बात करूं KNO2 की बात करूं, और अब बात करूं AgNO2 की, तो यहाँ पर भी सेम वही केस चल रहा है अपना। देख, अपना को पता है जो Ag होता है, अगर रिएजेंट में Ag प्रेजेंट है, तो वो अपना जो कार्बन है ना, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तेरा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और जो अपना यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल निकल के आ रहा है NO2, ठीक है, NO2, तो यहाँ पर जो ये तेरा MnO2 न्यूक्लियोफाइल है ना, ये भी तेरा कहीं ना कहीं साइनाइड की तरह क्या ये होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है ये भी। मतलब यहाँ पर तेरा जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, उसकी खोपड़ी में भी माइनस आ सकता है, या फिर जो तेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी खोपड़ी में भी माइनस आ सकता है। मतलब यहाँ पर तेरे दो बाइंडिंग साइट है सर,
ठीक है। तो मेरे को पता है कि जब Ag प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं रिएजेंट में, तो जो अपना कार्बन प्रेजेंट होता है एल्काइल ग्रुप का, वो कहीं ना कहीं किस पे अटैक करेगा, तेरा नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। तो मतलब वो NO2 बनने वाला है सर, ठीक है, NO2 बनने वाला है। तो ये देख, जब AgNO2 की बात करें तो यहाँ पर तेरा न्यूक्लियोफाइल अपना क्या है, NO2 माइनस, तो ये बन गया अपना RNO2, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं KNO2 की, तो यहाँ पर तेरा ऑक्सीजन वाले में जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर तेरा जो R है वो किस पे जुड़ा है, ऑक्सीजन वाले पे जुड़ा है। तो यहाँ पर तेरा बन गया RONO, इसको अपन बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। और बाकी ये बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है ये, ठीक है। यहाँ पर तेरा LiAlH4 की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल H माइनस निकल गया, तो ये तेरा RH बन गया, ये तेरा हाइड्रोकार्बन बन गया एल्केन। अगर तू RM की बात करे, ठीक है, RM की बात करें तो यहाँ पर तेरा R माइनस क्या निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, तो ये तेरा बन गया RR, ये बन गया तेरा एल्केन, ठीक है। वहीं अगर तू बात करे RCOOAg की, तुझे पता है Ag पॉजिटिव होता है, तो बाकी RCOO क्या होगा, माइनस हो गया, मतलब ये तेरा न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो यहाँ पर तेरा वो R के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर तेरा कहीं ना कहीं क्या हो गया, RCOOR बन गया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। तो ये जो जितनी टेबल आपको दे रखी है, ये सारी अलग अलग रिएक्शंस हैं। अगर मैं इनको लिखने लग जाऊं तो ये इतनी टाइप की रिएक्शन बन जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होगा, और बिल्कुल आसान है यार, ठीक है। बाकी KCN और AgCN ध्यान रखना, और KNO2 एंड AgNO2 ध्यान रखना, क्योंकि ये जो NO2 है, या फिर मैं बात करूं साइनाइड CN है, ये अपने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये अपने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनके पास दो दो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है सर, इनके पास दो दो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। तो वापस अगला टॉपिक हम वही देखते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दो बाइंडिंग साइट होती हैं। बाइंडिंग साइट कितनी होती है सर, दो होती हैं, ठीक है। तो देख यहाँ पर साइनाइड भी आता है और नाइट्रो भी आ जाता है, नाइट्राइट भी आ जाता है, देख साइनाइड एंड नाइट्राइट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख कार्बन की खोपड़ी में भी माइनस आ सकता है और नाइट्रोजन की खोपड़ी में माइनस आ सकता है। यहाँ पर देख नाइट्रोजन की खोपड़ी में भी माइनस आ सकता है और ऑक्सीजन की खोपड़ी में भी माइनस आ सकता है। और जहां पर तेरा माइनस आ गया वहीं पे तेरा कहीं ना कहीं क्या जुड़ने वाला है, R पॉजिटिव जुड़ने वाला है, मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर तेरा RCN भी बन सकता है, RNC भी बन सकता है। तो इसको बोलेगा तू एल्काइल साइनाइड, इसको बोलेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। तेरा RNO2 भी बन सकता है, RONO भी बन सकता है, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रो एल्केन, इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। मेरे को पता लग गया सर, जो साइनाइड होते हैं और जो अपने नाइट्राइट होते हैं वो अपने कहीं ना कहीं क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मतलब इनके पास तेरी दो दो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, दो दो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, जहां पर तेरा R पॉजिटिव आके अटैक कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपको जो ये मैंने NCERT का पेज का कट लगा रखा है, इसको आपको पढ़ना है सर, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी रीडिंग आप करनी है, मैंने आपको इसका एक एक वर्ड कवर करवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब एल्काइल हैलाइड, ठीक है, रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड। मतलब जब एल्काइल हैलाइड KCN के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है सर, अपना एल्काइल साइनाइड बना रहा है। पर जब वो AgCN के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आइसोसाइनाइड बना रहा है। इसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वापस से यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, इसको आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था जो अपना KCN होता है वो अपना आयोनिक होता है, तो वहां पर अपना साइनाइड भी बन सकता है, आइसोसाइनाइड भी बन सकता है। पर जो C सिंगल बॉन्ड C होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है अपना C सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से, तो यहाँ पर अपना साइनाइड बनता है KCN के केस में। पर AgCN के केस में अपने को पता है कि जो अपनी फ्री वैलेंसी है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कहाँ पर अपना R पॉजिटिव लग सकता है, वो अपना नाइट्रोजन पे ही लग सकता है, क्योंकि कार्बन के पास तो पहले ये लगा हुआ है Ag, क्योंकि ये टूटा नहीं है, क्योंकि ये नॉन आयनिक है सर, ये अपना कोवैलेंट है। तो यहाँ पर वो अपना जो R पॉजिटिव आएगा वो सिर्फ नाइट्रोजन के साथ ही लग सकता है। यहाँ पर तेरा कहीं ना कहीं आइसोसाइनाइड ही बन सकता है, यहाँ पर तेरा आइसोसाइनाइड ही बन सकता है सर, ठीक है। तो ये इसका रीजन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट में एक दो साल बाद ये छोड़ के आते ही रहता है, और JEE मेंस का भी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपने पास दो मैकेनिज्म आते हैं, SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लेते हैं SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, या फिर मैं बोलूँ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब ये है कि यहाँ पर तेरी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आने वाली है, यहाँ पर तेरी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब यहाँ पर तेरा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होने वाला है,
जब तू केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ेगा वहां पर तू ये शब्द सुनेगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना यहाँ पर तेरे रिएक्टेंट कितने हैं, सर यहाँ पर तेरे 2 रिएक्टेंट हैं, तो तेरी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तेरी कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स चल रही है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स चल रही है, मतलब यहाँ पर तेरा 2 ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है तेरा, यहाँ पे 2 है। जितने रिएक्टेंट होंगे उतना कहीं ना कहीं तेरा क्या होगा, ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, वो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो एसएन की खोपड़ी में 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो तेरे 2 रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट के ऊपर, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर तेरा रेट डिपेंड कर रहा है सर रिएक्शन का। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन आपने निकालना आता ही आपको। यहाँ से तेरा हेलोजन भाग जाएगा Cl-आयन, तो ये तेरा कार्बन की खोपड़ी में पॉजिटिव आ गया, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो तेरा यहाँ अटैक कर देगा, तेरा ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है सर, ठीक है, तो ये बात मुझे पता लग गई कि मैं SN2 मैकेनिज्म पढ़ रहा हूँ, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी तेरी 2 है, यहाँ पर तेरा ऑर्डर 2 है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है, और यहाँ पर जो अपने 2 रिएक्टेंट है ना, उन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर तेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ अब। ठीक है, ये जो पर्पल कलर से बॉल दिख रही है आपको, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से बॉल दिख रही है ये अपना कार्बन है। सॉरी, ये जो अपने ग्रीन कलर से बॉल दिख रही है अपना क्या, क्लोरीन लगा हुआ है। ये रेड वाला जो दिख रहा है ये अपना कार्बन है, और जो ये येलो कलर के जो 3 छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं अपने को, ये अपने क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये अपना क्या सर, CH3Cl है, मतलब ये अपना क्या, एल्काइल हैलाइड है। और सामने पे क्या दे दिया इन्होंने, न्यूक्लियोफाइल दे दिया, न्यूक्लियोफाइल दे दिया। ठीक है, तो हमको ये बात पता है सर कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, और ये अपना जो क्या है, हैलाइड है ना, मतलब जो अपना हैलोजन है, इसकी भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, ये माइनस चार्ज लेके भाग जाएगा, ये माइनस चार्ज लेके भाग जाएगा, पीछे क्या छोड़ देगा, पॉजिटिव छोड़ देगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो आंसर तो देख यही आने वाला है तेरा, आंसर तो तेरा यही आने वाला है। ठीक है, कि यहाँ पर जो तेरा कार्बन के साथ पहले क्या लगा हुआ था, हेलोजन लगा हुआ था, वो भाग गया क्योंकि उसकी लीविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, वो लीविंग ग्रुप होता है, तो वो भाग गया माइनस चार्ज लेके, तो कार्बन पे तेरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वहां पर तेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो तेरा प्रोडक्ट तो यही बनने वाला है। ठीक है, पर बीच में ध्यान से एक बात ध्यान से देखना, बीच में ध्यान से एक बात ध्यान से देखना सर, कि यहाँ पर बीच में देख क्या होता है। अभी देख ये अपना रेड कलर का बीच में है, ये रेड कलर का क्या अपना ये वाला कार्बन है, उसके साथ देख जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देख कैसे लगे हुए हैं, जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, अब अगर ये यहाँ से बॉन्ड बनाना चाहेगा कार्बन के साथ तो कैसे बनाएगा, वहां पर तो जगह ही नहीं बच रही। तो ये जो अपने कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ये देख थोड़ा थोड़ा इन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो शिफ्ट करी, थोड़ी अपनी पोजीशन उन्होंने शिफ्ट करी, ताकि यहाँ से जो अपना न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो अपना बॉन्ड बना सके कार्बन के साथ। देख ये बन गया ऐसा। ठीक है, और अभी ना ये वाला बॉन्ड टूटा नहीं है सर, अभी ये वाला बॉन्ड टूटा नहीं है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, देखिए वाला। तो बीच में एक ऐसी स्टेज आ जाती है ना SN2 मैकेनिज्म के, इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन स्टेट। और ये अनस्टेबल होती है। ये अनस्टेबल क्यों होती है, क्योंकि देख कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4 5। कार्बन क्या 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं सर, कार्बन तो अपना टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पर जो बीच में एक ऐसी स्टेज बन गई, बीच में सर एक ऐसी स्टेज बन गई जहां पर जो कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल भी अटैच है और कार्बन के साथ तेरा हेलोजन भी अटैच है। ठीक है, तो ये बीच में एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बन गई जिसको अपन बोलते हैं पेंटावैलेंट स्टेज। क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट स्टेज। पेंटावैलेंट क्यों, क्योंकि कार्बन ने यहाँ पर तेरे 5 बॉन्ड बना रखे हैं। और कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, अच्छी बात है कि नहीं सर। तो मैं बोल दूं क्या, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कैसी होती है, अपनी अनस्टेबल होती है सर, अनस्टेबल होती है। अब टूटता है तेरा कहीं ना कहीं ये वाला बॉन्ड, और तेरा कहीं ना कहीं जो ये हेलोजन है वो अलग हो जाता है। रुक जा, ये जो तेरा क्या है, हेलोजन है ना, सॉरी एक सेकंड, ये जो तेरा हेलोजन है ये कहीं ना कहीं तेरा क्या हो गया, अलग हो गया। और बाकी जो तेरा न्यूक्लियोफाइल है वो तेरा कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ जुड़ गया। और यहाँ पर एक चीज तूने देखी, पहले अगर ये मैं बात करूं, ये छाता अगर मैं मानूं, छाता तेरा ऐसा खुला हुआ है, छाता तेरा ऐसा खुला हुआ है, अम्ब्रेला तेरा ऐसा खुला हुआ है, और जब तूने प्रोडक्ट बनाया तो तेरा छाता ऐसा उल्टा हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पर तेरा मतलब इन्वर्जन हो रहा है सर, यहाँ पर तेरा अम्ब्रेला इन्वर्जन हो रहा है, इसको मैं बोलता हूँ अम्ब्रेला इन्वर्जन। छाता पूरा उल्टा हो गया सर, छाता पूरा उल्टा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इन्वर्जन अपने को देखने को मिला।
ये हम किसका मैकेनिज्म देख रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म देख रहे हैं सर, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट स्टेज। वहां पर कार्बन के साथ तेरा न्यूक्लियोफाइल भी अटैच है और तेरा हैलोजन भी अटैच है, ठीक है। तो ये इसको अपन अनस्टेबल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर पेंटावैलेंट स्टेज तभी तो बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा अपना, ये वाला, और ये अपना जो हैलोजन लगा हुआ था वो अलग हो जाएगा और जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरा बन जाएगा, ठीक है। अब जो अपने ये है ना, ये जो अपने हाइड्रोजन लगे हुए ना कार्बन के साथ, वो देख पहले ऐसे थे, अब ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएगा इनका पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्जन हो जाता है इसका, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि अम्ब्रेला पहले ऐसे खुला हुआ था, अब अम्ब्रेला बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसको अपन अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो आज के बाद बिल्कुल क्लियर कट अपने दिमाग में पता होना चाहिए, SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होता है, SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है खेल, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गई अपने को बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है, ठीक है, ठीक है सर। अब तुम इसको इंटरमीडिएट मत समझना, ये जो मैंने बनाया है ना, ये बीच में एक ऐसी स्टेज है, यहाँ पर कार्बन के साथ तेरा न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट होता है और हैलोजन भी प्रेजेंट होता है, पर ये कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट नहीं होता। ये कोई तुमको बोले कि SN2 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कौन बनता है, तो यहाँ पर ये अपना इंटरमीडिएट ही नहीं है, बस ये कहीं ना कहीं एक बहुत कम टाइम के लिए रहती है, ये कहीं ना कहीं एक पेंटावैलेंट, एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई अपनी इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। मतलब SN2 मैकेनिज्म में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब जो मैंने आपको पढ़ाया वही सब चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी है सर, ठीक है। वही जो डायग्राम आपको यहाँ पर दे रखा है सर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है दीज 2 प्रोसेसेस, 2 प्रोसेस मतलब एक कार्बन के साथ तेरा न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना और एक कार्बन के साथ तेरा हैलोजन का अलग होना। ये जो 2 प्रोसेस है ना, ये दोनों सिमल्टेनियसली होती है, मतलब एक साथ होता है दोनों। जैसे अपना कार्बन के साथ तेरा हैलोजन टूटा, उसी क्षण तेरा कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, मतलब ये दोनों सिमल्टेनियसली होती है प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता SN2 मैकेनिज्म में। तो NCERT भी बोलती है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, एडवर्ड डेविस हगीज एंड सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड प्रपोज्ड अ मैकेनिज्म फॉर अ SN2 रिएक्शन। मतलब जो अपना SN2 मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं वो किसने दे रखा है, यहाँ पर 2 साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, उन साइंटिस्ट के नाम आप याद कर लेना, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी ये पूरा आप रीडिंग करोगे, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने आपको कवर करवा रखा है कि यहाँ पर जो तेरा कन्फिग्रेशन है ना, उसका पूरा इन्वर्जन हो चुका है सर, बिल्कुल उल्टा हो गया ये, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन, ठीक है। फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि इन ट्रांजिशन स्टेट, जो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बढ़ती है, तो कार्बन के पास वहां पर कितने एटम्स प्रेजेंट है, 5 एटम्स प्रेजेंट है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, यहाँ पर 5 प्रेजेंट है सर। मतलब मैं इसको कहीं ना कहीं जो ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनी है, जो अपनी पेंटावैलेंट स्टेज बनी है, उसको मैं अनस्टेबल बोल दूं क्या, उसको NCERT भी बोल देती है कि वो अपनी अनस्टेबल स्टेज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको अच्छे से ये समझा दिया SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म। अब देख कन्फिगुरेशन का मतलब देख, जैसे ये अपना है, ठीक है। कार्बन के साथ तेरा एक ब्रोमीन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक आयोडीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है। अगर तू इसकी मिरर इमेज बनाएगा ना, तो देख जो क्लोरीन इधर है वो इधर आ जाएगा, जो हाइड्रोजन इधर है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये मैंने आपको जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ा रहा था आपको, उस टाइम मैंने आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है। अब देख, अब आगे क्या लिखा हुआ है, अब हम देखते हैं जो अपनी एल्काइल हैलाइड है उसका रिएक्टिविटी देखते हैं टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। मतलब SN2 मैकेनिज्म में अपनी जो एल्काइल हैलाइड है, हमको पता है एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है, एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होता है और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होता है। तो कौन सी एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, कौन सी एल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्शन देगा टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो देख, एक इसमें प्राइमरी हैलाइड होता है, एक सेकेंडरी हैलाइड होता है और एक टर्शियरी हैलाइड होता है। प्राइमरी हैलाइड मतलब हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो एक भी कार्बन के साथ ना लगा हो, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ लगा हो वो एक भी कार्बन के साथ ना लगा हो, या फिर एक कार्बन के साथ लगा हो। हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हो वो तेरा एक भी कार्बन के साथ ना लगा हो तो भी तेरा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, और हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हो वो सिर्फ एक कार्बन के साथ लगा हो तो भी तेरा कहीं ना कहीं क्या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। तो ये भी तेरा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है,
क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो एक भी कार्बन के साथ नहीं लगा हुआ, और ये भी तेरा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो तेरा एक कार्बन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, मतलब हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा रहेगा वो कार्बन तेरा कितने कार्बन से लगा होना चाहिए, या फिर एक कार्बन से या फिर 0 कार्बन से, तब जाके तू बोलेगा कि ये तेरा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो जो तेरा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा ना सर, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सर, वो तेरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो उससे थोड़ा कम कौन होता है तेरा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सबसे कम कौन होता है तेरा टर्चरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बताऊं तेरे को बना के, ये देख कार्बन के साथ तेरा X लगा हुआ है और यहाँ मैंने CH3 लिख दिया, इधर भी मैंने CH3 लिख दिया और एक मैंने लिख दिया H। ठीक है, मतलब सर जो मेरा हेलोजन है वो जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है, 2 कार्बन से लगा हुआ है, मतलब ये तेरा कहीं ना कहीं क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। सिमिलरली टर्चरी अल्काइल हैलाइड तू बना सकता है, ये देख हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो तेरा कितने कार्बन से लगाओ, 3 कार्बन से लगाओ, ये तेरा क्या हो गया, टर्चरी अल्काइल हैलाइड हो गया। ये तेरा हेलोजन है, हेलोजन जिस कार्बन से लगा रहेगा वो कितने कार्बन से लगा हुआ है, वो 3 कार्बन से लगा हुआ है, तो ये तेरा क्या हो गया, टर्चरी अल्काइल हैलाइड हो गया, या फिर मैं बोलूं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। तो मेरे को पता है सर, यहाँ पर ध्यान से देख एक बात। ठीक है, जैसे मैं टर्चरी की बात करूं, यहाँ पर देख मेरा ये क्या लगा हुआ है, कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल आता था और कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटता था तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल अपना जुड़ जाता था। पर यहाँ पर देख इधर से जैसे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इतने भयंकर भयंकर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, देख 3 CH3, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को वहां पर कार्बन के साथ जुड़ने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी भाई, दिक्कत होगी यार। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको कार्बन से जुड़ना है, पर यहाँ पर इतने 3 बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल को दिक्कत आने वाली है सर। इसलिए जो अपने टर्चरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स अपने कहीं ना कहीं SN2 मैकेनिज्म। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी, अगर ऐसा होता अपना ये अपना क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल को अगर आना होता और यहाँ पर उसको कार्बन के साथ जुड़ना है तो देख यहाँ पर कितने छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं सर, जो हाइड्रोजन है वो छोटे छोटे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आराम से अपना कहीं ना कहीं कार्बन के साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पर जो अपनी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है यहाँ पर आराम से अपनी SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगी, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर अपने आराम से फॉलो हो जाएगी। इसलिए जो यहाँ पर रिएक्टिविटी का रेट आता है ना, वो आता है अपना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो अपना क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर आएगा अपना सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म वो होगा अपना टर्चरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब देख जो अपना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, अब ये भी अपना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये भी अपना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब इसमें ज्यादा किसका होगा, ध्यान से देख, इसमें तेरा एक बल्कि ग्रुप आ गया, मतलब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है न्यूक्लियोफाइल को कार्बन से जुड़ने में। मतलब यहाँ पर जो तेरा ये वाला है ना, ये वाला जो तेरा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर तेरी ज्यादा अच्छे से क्या हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड, मतलब SN2 सेकंड मैकेनिज्म यहाँ पर तेरा अच्छे से ज्यादा चल जाएगा। ठीक है, मतलब तू इतना याद रखना कि तेरे जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप बढ़ते जाएंगे ना उतनी तेरी SN2 मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पर जो टर्चरी हैलाइड की बात करूं, टर्चरी अल्काइल हैलाइड की बात करूं, वहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा 3 अपने बल्कि ग्रुप आ गए थे, इसलिए वहां पर न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच नहीं हो पा रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म क्या हो गई, लीस्ट हो गई। ठीक है, बाकी यहाँ की बात करें, यहाँ पर देख तीनों क्या लगे हुए हैं, नॉन बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बिल्कुल तेरे तीनों के तीनों छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, आराम से न्यूक्लियोफाइल आएगा कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, मतलब रिएक्टिविटी का रेट अपने को पता होना चाहिए SN2 मैकेनिज्म का, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और फिर अपना टर्चरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ये भी तेरा क्या है, ये जो मिथाइल हैलाइड है ये भी तेरा क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो एक भी कार्बन के साथ नहीं लगा हुआ, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ये भी अपना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इथाइल हैलाइड, ये अपना सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और ये अपना टर्चरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो देख जितने ज्यादा जैसे जैसे ये बल्कि ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे तेरे बल्कि ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे तेरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना उसमें प्रोबेबिलिटी कम कम होते जा रही है। ठीक है, तो जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप उतनी कम तादाद होने वाली है SN2 मैकेनिज्म फॉलो होने की। तो यहाँ पर इनका रेट भी दे रखा है, देख इसका कितना हो गया 30, तो इसका कितना है 1, इसका कितना है 0.02 और इसका कितना है 0।
अरे जीरो का मतलब क्या होता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। मतलब अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड, टर्चरी एल्काइल हैलाइड है ना, वो कहीं ना कहीं तेरा कभी भी SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करने वाला। बिल्कुल यहाँ से कॉमन सेंस निकल गया कि सर इसकी रेट अगर जीरो है तो मतलब इसका मतलब यही तो है कि अगर तेरे पास टर्चरी एल्काइल हैलाइड है ना, तेरे पास अगर टर्चरी एल्काइल हैलाइड है, तीन तीन तेरे पास बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म तो फॉलो होने ही नहीं वाला। न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिलेगी कार्बन के साथ अटैक करने की। यहाँ पर तेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड वाला, मतलब SN2 सेकंड तेरा यहाँ पर मैकेनिज्म फॉलो होने वाला ही नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर इसका रेट एनसीईआरटी खुद बोलती है कि जीरो है सर। यहाँ पर अपना रिएक्शन ही नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, समझ में आ गया बात। फिर आपको ये येलो कलर का रीडिंग करनी है आपको। ये लिखा हुआ है मिथाइल हैलाइड्स रिएक्ट मोस्ट रैपिडली, मतलब मोस्ट फास्टली इन SN2 रिएक्शन बिकॉज देयर आर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स। ये देख लो 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। टर्चरी हैलाइड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं जो अपना कहीं ना कहीं हिंडर कर देंगे। हिंडर मतलब बाधा, मतलब ऑब्स्ट्रकल लगा देंगे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का रेट दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड और फिर अपना टर्चरी हैलाइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से आपको SN2 मैकेनिज्म समझ आ गया होगा और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एनसीईआरटी की जो मैं आपको पेजेस यहाँ पर साथ ही साथ PDF में चिपका के दे रहा हूँ, उसको आपको रीडिंग करनी है। आपको एक एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने लेक्चर में एक एक शब्द आपका इंक्लूड किया हुआ है, कोई भी शब्द आपका छोड़ा हुआ नहीं है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो अगर मैं आपके लिए एक बिल्कुल जल्दी से रिवीजन कर लूँ कि SN2 मैकेनिज्म में मैंने क्या चीज़ पढ़ी है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा कि यहाँ पर तेरी कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होने वाली है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होने वाली है। मतलब सर रेट ऑफ रिएक्शन तेरा जो दोनों रिएक्टेंट है उन दोनों रिएक्टेंट पे तेरा डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो तेरी SN2 रिएक्शन है, यहाँ पर जो तेरा SN2 मैकेनिज्म है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्टेप होता है। ये अपना क्या होता है? सिंगल स्टेप, मतलब एक ही स्टेप में तेरी रिएक्शन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये अपना 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर तेरा कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जो अपना पेंटावल स्टेज बनी थी उसको तू इंटरमीडिएट मत समझना, वो तेरे बीच का एक ट्रांजिशन स्टेट है, वो बहुत कम टाइम के लिए बनती है। ठीक है, और वो अपना अनस्टेबल होता है। यहाँ पर तेरा 100% क्या होता है? इन्वर्जन होता है। 100% तेरा क्या होता है सर? इन्वर्जन होता है। ये ध्यान रखना, SN2 मैकेनिज्म में 100% क्या होने वाला है? इन्वर्जन होने वाला है, इन्वर्जन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टिविटी का रेट अपने को पता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और फिर अपना सबसे कम टर्चरी अल्काइल हैलाइड में तो होती ही नहीं है यार। टर्चरी अल्काइल हैलाइड में तो तेरी कहीं ना कहीं SN2 मैकेनिज्म फॉलो ही नहीं होता भाई। ठीक है, वहीं पे एनसीईआरटी इसलिए बोलती है कि इसका रेट कितना था? जीरो था टर्चरी अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, अब देख मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन सा यूज करना है, SN1 मैकेनिज्म की SN2 मैकेनिज्म। अगर तेरा सॉल्वेंट एप्रोटिक है, सॉल्वेंट एप्रोटिक मतलब टूटने पर जो प्रोटोन ना दे, तो टूटने पर H+ आयन ना दे। जैसे मेरा वाटर है, तो वाटर टूटने पर H+ देता है कि नहीं देता? तो वाटर टूटने पर H+ देता है ना, मतलब ये वाटर जो अपना क्या होता है? प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक। पर जो टूटने पर H+ आयन ना दे, जैसे मैं बात करूं NaOH की, तो ये टूटेगा तो कैसे बनेगा अपना? Na पॉजिटिव और OH- आयन। मतलब इसने क्या टूटने पर तेरा H+ आयन दिया? नहीं सर, मतलब ये अपना क्या एप्रोटिक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। वैसे ही अपने एप्रोटिक कौन कौन होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन भी अपने क्या होते हैं? एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। मतलब SN2 मैकेनिज्म में तेरे सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए? एप्रोटिक सॉल्वेंट होने चाहिए। जैसे कि अपने बात करें बेंजीन हो गया या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया या NaOH हो गया, जो टूटने पर तेरे H+ आयन नहीं देने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये मैंने आपका रिवीजन करा दिया और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट आपके मन में नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, मतलब इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? मॉलिक्युलरिटी कितनी है? यहाँ पर 1 है। इसका ऑर्डर कितना है? यहाँ पर ऑर्डर कितना है इसका? 1 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो हमने बात की थी, जब अपने बात की थी SN2 मैकेनिज्म की, वहां पर जो तेरा सॉल्वेंट था वो क्या था? तेरा एप्रोटिक था, मतलब वो टूटने पर तेरा H+ आयन नहीं दे रहा था। पर यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? तेरा पोलर प्रोटिक होता है। पोलर प्रोटिक जैसे अपना वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, मतलब जो टूटने पर तेरा कहीं ना कहीं H+ आयन दे दे। ये क्या होते हैं? अपने प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। और पोलर तो ये है ही सही, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे वाटर की बात करूं मैं,
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी डिफरेंस है यार, तो कहीं ना कहीं ये पोलर तो है ही सही। ठीक है, तो आज के बाद अपना लड़का जानता है सर कि अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हुआ तो SN1 मैकेनिज्म चलेगा, और अगर सॉल्वेंट एप्रोटिक हुआ तो कहीं ना कहीं SN2 मैकेनिज्म चलेगा। और अपना लड़का ये भी जानता है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड हुआ तो SN2 मैकेनिज्म तो चलेगा ही नहीं भाई, बिल्कुल रेट जीरो है उसका, रेट उसका कितना है, जीरो है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देख जैसे ये मेरे पास क्या एल्काइल हैलाइड है, ये मेरे पास क्या एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, सामने पे अपने क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल अपना सामने पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अपना जो ये अपना हैलोजन लगा हुआ है ना, ये भाग गया, क्योंकि ये अपने को पता है कि यहाँ पर जो अपना हैलोजन होता है वो क्या होता है, उसकी लिविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो वो माइनस चार्ज लेके भाग गया, ये भाग गया, तो पीछे कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH3 CH3, और कार्बन पे क्या आ गया तेरा, OH आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर जो मैकेनिज्म है, जो SN1 मैकेनिज्म है और जो SN2 मैकेनिज्म था, उसमें बिल्कुल डिफरेंस है यार। हमने SN2 मैकेनिज्म तो पढ़ लिया, ठीक है, अब हम SN1 मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, तो ये आ गया अपना SN1 मैकेनिज्म। तो वहां पर मैंने बोला था कि जो अपनी SN2 मैकेनिज्म था वो एक स्टेप में खेल चल रहा था, वहां पर एक स्टेप में। ठीक है, पर जो ये अपनी SN1 मैकेनिज्म होता है ना, यहाँ पर 2 स्टेप में खेल चलता है। तो यहाँ पर एक आ गया अपना स्टेप 1, एक आ गया तेरा स्टेप 2, एक आ गया अपना स्टेप 1 और एक आ गया तेरा स्टेप 2। ठीक है, और वहां पर क्या हुआ था, SN2 मैकेनिज्म में एक सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी, पर यहाँ पर अपने 2 स्टेप चलने वाले हैं। ठीक है, एक पहला स्टेप क्या होता है ना, जिसमें एल्काइल हैलाइड का क्या होता है, बहुत स्लोली बहुत हल्के उसका क्लीवेज होता है, टूटने लगता है। वो जो अपना एल्काइल हैलाइड है वो उसका टूटने लगता है बहुत स्लोली। तो देख, जैसे ही मेरे पास CH3Cl है, तो ये बहुत स्लोली टूट जाएगा, और CH3 की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज आ गया, और Cl- की खोपड़ी में तेरा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये बहुत स्लोली हुआ है भाई, बहुत हल्के हुआ है ये। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, जो अपना फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये बहुत स्लो स्टेप होता है। क्या होता है ये अपना स्लो स्टेप होता है, मतलब जो एल्काइल हैलाइड है, मतलब हैलोजन का जो निकलना होता है ना, यहाँ पर बहुत स्लो निकलता है, बहुत हल्के निकलता है यहाँ पर। ठीक है, और जो अपना दूसरा स्टेप होता है, यहाँ पर अपना क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो जैसे मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल है Nu-, तो ये अपना ये CH3 में अटैक कर देगा, ये मेरा बन गया CH3Nu। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि RX का बहुत स्लोली क्या होता है, क्लीवेज होता है, और दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आके जो अपना C पॉजिटिव है या फिर R पॉजिटिव है, वहां पर अपना कहीं ना कहीं क्या कर देगा, अटैक कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि जो अपनी स्टेप 1 होती है, यानी जिसमें अपना अल्काइल हैलाइड का स्लो क्लीवेज होता है, वो अपनी क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। और कभी भी ध्यान रखना, जो अपनी स्लो स्टेप होती है ना, वही अपनी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, वो ही कहीं ना कहीं अपना रेट डिटरमाइन करेगा, वही अपना रेट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी SN1 मैकेनिज्म है उसमें 2 स्टेप में खेल चल रहा है। पहला स्टेप क्या हो रहा है, क्लीवेज ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो कि अपना स्लो स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं सर। ठीक है, तो जो अपना क्लीवेज ऑफ एल्काइल हैलाइड है, ये अपना स्लो स्टेप है, तो अपनी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ना, वो इसी स्टेप में डिपेंड करने वाली है, जो अपना स्लो स्टेप होता है ना, उसी में अपना रेट डिटरमाइन करता है। ठीक है, जैसे अपन बात करें, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो जो टीचर है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो सबसे हल्के लिख रहा है, वो बस ये देख रहा है कि ये जब लिख ले तो फिर मैं अगली लाइन बताऊं, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो जो पूरी क्लास है वो किस पे डिपेंडेंट है सर, वो जो सबसे हल्के लिख रहा है, जो सबसे स्लो चल रहा है बच्चा। ठीक है, तो वैसे ही अपन बात करें रिएक्शन में भी, जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसी पे अपना पूरा रेट डिटरमाइन करता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, एक और बात ध्यान रखना, जो अपना स्टेप 1 होता है ना, ये अपना कहीं ना कहीं क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। जो अपना स्टेप 1 होता है, ये अपना क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, ये अपना क्या होता है सर, रिवर्सिबल होता है स्टेप 1। ठीक है, तो ये जो टूटा है, ये अपना क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब देख, और एक और बात ध्यान रखना, ये जेईई मेंस में आपका आया था। ठीक है, जो अपना स्टेप 1 होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब ध्यान रखना कि अगर स्टेप स्लो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तेरी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपने को पता है कि स्टेप 1 अपना स्लो होता है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी सेकंड स्टेप से। तो ये तेरा जेईई मेंस में पूछा गया था एक बार। ठीक है, बस तेरे को इतना ही सा ध्यान रखना है। नीट में तेरा वैसे पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी ध्यान रखना कि जो तेरा स्लो स्टेप होता है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मेरे को पता है स्टेप 1 अपना स्लो स्टेप है, और यही अपना कहीं ना कहीं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, ये सब आपको रीडिंग करना है, ये आपको एनसीईआरटी में दे रखा है।
तो देख स्टेप 1 अपना रिवर्सिबल दिखा रखा है, ठीक है। तो स्टेप 1 में देख क्या हुआ, कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन बन गया एक, और एक तेरा ये हेलोजन अलग हो गया। और स्टेप 2 में क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन बना था वहां पर तेरा क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये तेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब पहला स्टेप क्या है, क्लीवेज ऑफ एल्काइल हैलाइड, और जो सेकंड स्टेप है वो क्या है तेरा एडिशन ऑफ या फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखा हुआ है आगे देख, स्टेप 1 इज स्लोएस्ट, सही है, एंड रिवर्सिबल, यस सर। इट इन्वॉल्व्स सीवियर बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, मतलब एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड टूटा, फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन। अच्छा, यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, देख होता क्या है ना, यहाँ पर देख मैं आपको अभी तक तो ऐसे बता रहा था कि जैसे देख ये अपना CH3 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 ये तेरा लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक तो मैं तेरे को क्या बोल रहा था कि ये अपना हेलोजन है, इसकी लिविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, ये अपना माइनस चार्ज लेके भाग गया, ये भाग गया माइनस चार्ज लेके, और पीछे क्या आ गया अपना प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। पर ये जो यहाँ पर मेन कंसेप्ट चलता है ना, यहाँ पर मेन कंसेप्ट ऐसे चलता है कि देख आगे अपने पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, आगे अपने पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होगा ना वो कहीं ना कहीं क्या होगा, पोलर प्रोटिक होगा, क्योंकि मुझे पता है ये कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है, ये अपना कहीं ना कहीं SN1 मैकेनिज्म चल रहा है। तो जैसे मैंने एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूँ वाटर, तो यहाँ से एक तो H+ निकल गया और एक तेरा OH- आयन निकल गया, तो न्यूक्लियोफाइल तेरा क्या है, ये है, क्योंकि इसकी खोपड़ी में क्या लगा हुआ है, माइनस चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, यहाँ पर तेरा H+ भी तो प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, तो ये H+ क्या होता है ना, ये H+ यहाँ पर आके इसके इसमें घेरने लग जाता है, इसको कवर कर लेता है सर H+ आयन, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या चार्ज, Br के पास क्या माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के बाहर से क्या लगने लग जाता है, H+ लगने लग जाता है ये वाला, ठीक है। और ये क्या करता है, इसको अपन बोलते हैं सॉल्वेशन, क्या बोलते हैं इसको अपन, सॉल्वेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब अपोजिट चार्ज कहीं ना कहीं घेर दिया, मतलब Br की खोपड़ी में तो माइनस चार्ज था और इसको किसने घेर दिया, H+ आयन ने घेर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसको बोलते हैं अपन सॉल्वेशन। तो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है ना, उस एनर्जी के चक्कर में ये बॉन्ड टूटता है, उस एनर्जी के चक्कर में ये बॉन्ड टूटता है, और Br- अलग, और यहाँ पर ये कार्बन के खोपड़ी में क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पर रीजन होता है ना, जब मैं SN1 मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, तो जो अपना कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ था, जो हेलोजन भागा है ना, वो किसके कारण भागा है, सॉल्वेशन एनर्जी के कारण भागा है सर। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट यूज किया हुआ है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, ठीक है। अब देख, सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। हमको पता है, हमने पढ़ लिया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप में डिपेंड करता है। तो स्लोएस्ट स्टेप अपना कौन सा था, पहला वाला था, ठीक है। तो पहले वाले में तो हम किसकी बात कर रहे थे, एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे थे, वहां पर तो अपना न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, न्यूक्लियोफाइल तो अपना सेकंड स्टेप में आया। मतलब सर अपना जो रेट है ना, वो यहाँ पर किस पे डिपेंड करने वाला, सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करने वाला है, कौन सा रिएक्टेंट है, वो एल्काइल हैलाइड है। और जब मैं SN2 मैकेनिज्म आपको पढ़ा रहा था, वहां पर जो रेट था ना, वो तेरे दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था, वो तेरा एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा था और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा था। और यहाँ पर तेरे 2 स्टेप में चल रहा है, तो जो पहला स्टेप है वहां पर एल्काइल हैलाइड की बात चल रही है, रिएक्टेंट वहां पर सिर्फ एक है, और जो वो तेरा स्लो स्टेप है तो रेट तेरा पूरा का पूरा उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर तभी तो तेरा कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलरिटी 1 आ रही है, ऑर्डर 1 आ रही है, क्योंकि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो तेरा सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, वो तेरा सर कहीं ना कहीं एक रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, वो कौन सा रिएक्टेंट है, एल्काइल हैलाइड है। समझ में आ गई बात। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है एनसीईआरटी ने कि जो तेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड नहीं करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन पे, मतलब OH- आयन के कंसंट्रेशन पे। यानी मैं बात करूं जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तभी तो इसकी जो ऑर्डर आ रही है 1 डिग्री आ रही है, तभी तो इसको अपन SN1 बोल रहे हैं सर, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, ठीक है, रिएक्टिविटी की। जैसे मैंने आपको SN2 मैकेनिज्म पढ़ाया था, तो उसके लास्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 मैकेनिज्म, मतलब कौन सा एल्काइल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म फास्ट चलेगा और कौन से में स्लो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देख एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मेरे पास क्या सर एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड है मेरे पास, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो रहा है, पहला स्टेप क्या हो रहा है, इसका क्लीवेज हो रहा है, तो यहाँ पर X- अलग हो जा रहा है और R पॉजिटिव अलग हो जा रहा है। मतलब सर यहाँ पर ना कहीं क्या बन रहा है सर, कार्बोकेटाइन बन रहा है सर, मतलब SN1 रिएक्शन में ना सर कार्बोकेटाइन बन रहा है सर, SN1 रिएक्शन में क्या बन रहा है सर, कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना क्या देखा जाता है पता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो SN1 रिएक्शन में ना कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहाँ पर
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। मतलब सर जितना ज्यादा तेरा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी ज्यादा तेरी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी सर SN1 के लिए। SN1 रिएक्शन उतनी फास्ट होने वाली है जितना ज्यादा तेरा कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाएगा। और कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल बनता है कैसे अपन देखते हैं वो मैंने तेरे को अच्छे से GOC में पढ़ा रखा है। बाकी यहाँ पर भी अपन बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन जिसमें अपना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो अपनी SN1 रिएक्शन होती है यहाँ पर 2 स्टेप में होती है। ठीक है, पहले स्टेप में क्लीवेज ऑफ एल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, तो जब एल्काइल हैलाइड का क्लीवेज हुआ तो X माइनस अलग हो गया और R पॉजिटिव अलग हो गया। मतलब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा सर, तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पर जो इसकी रिएक्टिविटी की रेट होती है ना, तो वो इसी पे डिपेंड करती है कि कार्बोकेटाइन कितना ज्यादा स्टेबल बना। मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज्यादा तेरा फास्ट कहीं ना कहीं क्या होने वाली है, SN1 रिएक्शन होने वाली है। SN1 मैकेनिज्म उतना ज्यादा तेरा अच्छे से चलने वाला है। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं। यहाँ पर रिएक्टिविटी की रेट है, इसको तुमको ध्यान रखना है। देख सबसे ज्यादा तेरी कौन सी होगी, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जिसके पास तेरे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे टर्चरी बुटाइल कार्बोकेटाइन। देखिए ऐसे बनेगा, कार्बन CH3 CH3 CH3, इधर लगे तेरा कोई हैलोजन, तो ये तेरा एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब देखिए कितने डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसको मैंने पकड़ा तो ये जो कार्बन है इसके पास कितने कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3, मतलब ये अपने 3 डिग्री क्या है, अल्काइल हैलाइड है। और इसके पास तेरा कहीं ना कहीं ये जो अपना हैलोजन तो भाग जाएगा, यहाँ पर तेरा क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर देख अल्फा हाइड्रोजन तो निकाल सकता है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और इनके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को तो अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलते थे। तो अल्फा हाइड्रोजन तेरे यहाँ पर कितने आ गए, 9 आ गए। मतलब अगर तेरे पास कहीं ना कहीं टर्चरी एल्काइल हैलाइड है, तेरे पास अगर टर्चरी कार्बोकेटाइन है, ऐसा बोलूं मैं, अगर तेरे पास टर्चरी कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, तो और उसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं SN1 उसमें इतनी भयंकर होती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। SN1 उसमें इतनी भयंकर होती है तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे भयंकर जो सबसे ज्यादा SN1 कहाँ पे होने वाला है, टर्चरी एल्काइल हैलाइड में, जिसके पास कहीं ना कहीं 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, उसके बाद आता है तेरा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन प्रेजेंट है उसमें क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो तेरा कार्बोकेटाइन है वो तेरा रेजोनेंस में जा रहा है। तो तुझे पता है रेजोनेंस हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी अपन देते हैं, रेजोनेंस को ज्यादा भयंकर बाप होता है रेजोनेंस अपना। उसके बाद अपन हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट देखते थे। तो सबसे पहले तो अपन क्या देखते थे, रेजोनेंस ही तो देखते थे। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। अपने को पता है यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, फिर आता है उसके बाद एलाइलिक कार्बोकेटाइन, मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के पास क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर ये भी अपना कहीं ना कहीं रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए ये भी अपना बहुत ज्यादा क्या हो गया सर, स्टेबल हो गया। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर SN1 रिएक्शन ज्यादा होने वाली है। फिर उसके बाद आता अपना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, पर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 9 के क्या होना चाहिए, अलावा होना चाहिए। मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन 9 से अलग होने चाहिए, मतलब 8 7 6 कुछ भी हो सकता है पर 9 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है जिसमें अदर देन 9 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। उसके बाद आता है अपना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और सबसे कम लास्ट में आने वाला अपना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की रेट क्या है सर, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विद 9 अल्फा हाइड्रोजन। फिर आएगा अपना बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर आएगा अपना एलाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर आएगा अपना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विद अदर देन 9 अल्फा हाइड्रोजन, फिर आएगा अपना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और फिर लास्ट में आएगा अपना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब ध्यान से एक बात तुमने देखी होगी कि सर आपने तो बताया था कि रेजोनेंस बाप होता है, उसके बाद अपन हाइपर कंजुगेशन देखते हैं और लास्ट में अपन इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो सर रेजोनेंस तो यहाँ पर हो रहा है सर, इसमें हो रहा है सबसे तगड़ा, और इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। तो सबसे ज्यादा तो अपना कहीं ना कहीं ये शो होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर जो देख रहे हो ना, अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो, मतलब आप तो यहाँ पर सर टर्चरी एल्काइल हैलाइड में हाइपर कंजुगेशन लगा रहे हो सर। और हाइपर कंजुगेशन तो बाद में देखी जाती है, पहले तो जो बाप होता है, जो ज्यादा भयंकर होता है, वो रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस अपने को पहले देखना चाहिए था, इसलिए अपना जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है वो जब सबसे ज्यादा SN1 के लिए कहीं ना कहीं रिएक्टिव होना चाहिए था, पर तुम इसको क्यों दे रहे हो। पर यहाँ पर ध्यान से देखना ना, देख यहाँ पर अपने कहीं ना कहीं 9 तो क्या हो गए, अपने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, मतलब 9 क्या होंगे, यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये देख 1 2 3, तो यहाँ पर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट भी लगने वाला है, प्लस आई।
तो यहाँ पर प्लस आई भी लगता है और हाइपर कंजुगेशन भी लगता है। और हाइपर कंजुगेशन कितना, अल्फा हाइड्रोजन 9 वाला, इतना भयंकर हाइपर कंजुगेशन जिसमें 9 अपने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। और प्लस आई भी साथ साथ लग रहा है, इसलिए ये कहीं ना बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा कहीं ना कहीं रिएक्टिव हो जाता है। किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। तो ध्यान रखना, जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा ना, एक बार ध्यान दे देना कि कहीं तुम्हारे पास ऑप्शन में टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन तो नहीं दे रखा, क्योंकि टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन SN1 बहुत ही भयंकर देता है कि सर यहाँ पर तेरे इंडक्टिव इफेक्ट भी लग जाता है और तेरा हाइपर कंजुगेशन भी लग जाता है सर, ठीक है। बाकी अगर तेरा जो आर है, जो तेरा एल्काइल ग्रुप है वो बिल्कुल सेम है सब में, पर जो तेरे हेलोजन है वो चेंज हो गए। तो यहाँ पर तो अपना वही कंसेप्ट है कि तेरे को पता है जो आयोडीन होता है उसकी लिविंग टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है सब हेलोजन्स में से। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 हेलोजन है, इनमें से सबसे ज्यादा लिविंग टेंडेंसी तेरी की उसकी होती है, आयोडीन की होती है। इसलिए सबसे ज्यादा तेरा कहीं ना कहीं ये रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन यहाँ से आराम से भाग जाएगा, क्योंकि इसकी लिविंग टेंडेंसी, भागने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है आयोडीन की, ठीक है। तो ये आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को। विच विल गिव फास्टर SN1, मतलब SN1 फास्टर कौन देगा, ठीक है। तो एक अपना एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज, और एक विनाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही प्लस चार्ज, ठीक है। तो ध्यान से देख, यहाँ पर जो तेरा प्लस चार्ज है ना वो रेजोनेंस में जा रहा है, पर यहाँ पर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपना जो एलाइलिक हैलाइड है वो तेरा SN1 रिएक्शन फास्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर तेरा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ विच विल गिव फास्टर SN1 इन केस ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड एंड फिनाइलिक हैलाइड, तो देख बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है तेरा, ये तेरा बेंजाइलिक हैलाइड, ये नहीं है सॉरी, बेंजाइलिक हैलाइड मतलब बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच एक कार्बन प्रेजेंट होगा और उसमें तेरा क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा होगा। और फिनाइलिक हैलाइड मतलब बेंजीन के साथ ही तेरा कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्या कोई हैलोजन लग जाए। तो यहाँ पर देख, ये अगर हैलोजन भागेगा प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हैलोजन भागेगा प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, ये प्लस चार्ज अपना रेजोनेंस में नहीं जा रहा भाई, पर यहाँ पर जो तेरा प्लस चार्ज है वो रेजोनेंस में जा रहा है। तो यहाँ पर जो तेरा बेंजाइलिक हैलाइड होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, तेरा SN1 रिएक्शन फास्ट देगा, उसकी रिएक्टिविटी की रेट टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, मतलब SN2 फास्टर कौन सा देगा। हमको पता है SN2 में क्या देखते थे अपन, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट देता है, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और सबसे कम सबसे स्लो कौन देता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो इन दोनों में से देख, कार्बन हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो तेरे 2 कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब ये अपना 2 डिग्री है। और इस वाले में देख, दूसरे वाले में हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब ये तेरा 1 डिग्री है। तो तेरा कौन सा ज्यादा देगा, 1 डिग्री वाला ज्यादा देगा ना, क्योंकि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो 1 डिग्री वाला ज्यादा देगा। तो यहाँ पर देख आंसर दे रखा है 1 डिग्री वाला प्राइमरी हैलाइड। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसमें देख, हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, आयोडीन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो एक ही कार्बन के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक ही कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब दोनों के दोनों तेरे 1 डिग्री है, दोनों के दोनों तेरे 1 डिग्री है। तो यहाँ पर तू देखेगा लिविंग ग्रुप ज्यादा कौन भयंकर है, आयोडीन तेरा भयंकर लिविंग ग्रुप होता है, तो आयोडीन तेरा आराम से भाग जाएगा, पीछे तेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो तेरा आयोडीन वाला खेल है ना, वो तेरा कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से SN2 मैकेनिज्म दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये मैंने आराम से आपको करा दिया। बाकी यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 6.7, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि 4 क्या बनाओ, आइसोमेरिक ब्रोमोबुटेन्स बनाओ। तो यहाँ पर मैंने 4 आइसोमेरिक ब्रोमोबुटेन बना दिए, ठीक है। अब इनमें आप बताओ कि SN1 और SN2 रिएक्शन ज्यादा किस में होगी। तो पहले अपन देखते हैं, ठीक है, पहले अपन कौन सी देखते हैं, SN2 की बात करते हैं, SN2 की। तो SN2 की बात करें अपन, तो देख हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन पे ही लगा हुआ है, वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, मतलब ये अपना 1 डिग्री है। हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो सिर्फ अपना एक कार्बन पे लगा हुआ है, ये भी अपना क्या है, 1 डिग्री है सर। हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो अपने 2 कार्बन पे लगे हुए हैं, एक इधर और एक इधर, तो ये अपना क्या है, 2 डिग्री है सर। हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो 3 कार्बन पे लगा हुआ है, मतलब ये सर अपना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और हमको पता है सर SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा किस में होती है, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। पर 1 डिग्री में भी ध्यान से देख, यहाँ पर 2 आ गए, 1 डिग्री में भी तेरे क्या आ गए, यहाँ पर 2 आ गए, समझ में आ गया, 2 आ गए। पर यहाँ पर देख ये तेरा क्या है, N ब्यूटेन है यहाँ पर तेरा, ठीक है। और यहाँ पर तेरा ये क्या हो रहा है, आइसो हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये तेरे ना, यहाँ पर तेरे को ना ये दिक्कत नहीं आ जाएगी क्या, यहाँ पर दिक्कत नहीं आ जाएगी, ये बल्कि बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं सर ऐसे में, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको दिक्कत हो जाएगी सर आने में, न्यूक्लियोफाइल जो आएगा उसको दिक्कत हो जाएगी आने में, क्योंकि यहाँ पर रास्ता थोड़ा ब्लॉक लग रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो तेरा ज्यादा 1 डिग्री देगा वो कौन सा होगा, पहला वाला, ठीक है। तो जो यहाँ पर SN2 के रिएक्शन आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर तेरा बी आएगा, फिर तेरा सी आएगा, और फिर तेरा क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कि SN1 मैकेनिज्म के लिए, कि SN1 मैकेनिज्म ज्यादा किस में हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को पता है जब मैं SN1 की बात करता हूं तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो देख लेते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ये अपना हेलोजन भाग गया, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, हेलोजन भाग गया, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, हेलोजन भाग गया, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, हेलोजन भाग गया, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अल्फा हाइड्रोजन सर 9 है, अल्फा हाइड्रोजन सर 5 है, अल्फा हाइड्रोजन सर 1 अल्फा हाइड्रोजन बस, अल्फा हाइड्रोजन सर 2 है। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, ऑप्शन डी में, तो सबसे ज्यादा डी आएगा, फिर अपना आएगा सी, फिर अपना आएगा ए, फिर आएगा अपना बी। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं आराम से बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ इनको, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन मेरे को नहीं होनी चाहिए। जब मैं SN2 की बात करता हूँ तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, पर जब मैं SN1 की बात करता हूँ तो मुझे ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी की। सबसे पहले आता है अपना ऐसा एल्काइल हैलाइड या फिर ऐसा कार्बोकैटायन जिसके पास 3 क्या लगे हो, CH3 लगे हो, मतलब जो टर्चरी बुटाइल कार्बोकैटायन है अपना, ठीक है। मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए। तो वो सबसे ज्यादा अपना कहीं ना कहीं शो करता है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी की रेट है उसकी। उसके बाद आता है अपना बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, फिर आता है एलाइलिक कार्बोकैटायन, फिर आता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन अदर देन अल्फा हाइड्रोजन 9, फिर आता है अपना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर आता है अपना 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये अपनी SN1 रिएक्शन की रेट है रिएक्टिविटी की। और SN2 क्या, तो बिल्कुल सिंपल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और 3 डिग्री में तो SN2 होता ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने रेट उसका खुद 0 बता रखा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ अपना SN2 की बात करता हूँ पहले, ठीक है। तो देख SN2 की बात करता हूँ, ठीक है। तो हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है ना, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है सिर्फ वो सिर्फ एक कार्बन पे लगा हुआ है, मतलब ये अपना 1 डिग्री है सर। हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो तेरे 2 कार्बन पे लगा हुआ है, मतलब ये तेरा 2 डिग्री है सर। हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो तेरा 2 कार्बन पे लगा हुआ है, मतलब ये भी तेरा क्या है, 2 डिग्री है। हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो तेरे 3 कार्बन से अटैच है, मतलब ये कहीं ना कहीं तेरा 3 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तेरा SN2 के लिए कहाँ पे आएगा, 1 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री पे। पर 1 डिग्री वाले तेरे कहीं ना कहीं एक ही है सर, 1 डिग्री वाला तो एक ही है, तो सबसे पहले ए आ जाएगा अपना। पर जो 2 डिग्री वाले हैं ना वो अपने 2 हैं, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ पर दो बहुत भयंकर भयंकर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर फिर भी बेंजीन से, फिनाइल से थोड़ा छोटा ही तो है ये बल्कि ग्रुप, तो यहाँ पर फिर भी चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल आ जाए और कार्बन के साथ अटैक कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आएगा अपना, दूसरे नंबर पे सी वाला आएगा, फिर आएगा अपना बी और सबसे लास्ट में आएगा अपना डी, क्योंकि यहाँ पर तेरे जो 3 लगे हुए हैं सर बल्कि ग्रुप, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा भाई। और मुझे पता है जो अपना टर्चरी एल्काइल हैलाइड होता है, यानी जो अपनी टर्चरी एल्काइल हैलाइड होता है वहां पर अपना जो SN2 मैकेनिज्म का रेट होता है वो बहुत ही बिल्कुल खत्म होता है, बिल्कुल 0 रेट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना SN2 का तो खेल आ गया। अब मैं बात करूं अगर SN1 की, तो SN1 में हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि हेलोजन भाग जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर तेरा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर तेरे 2 बेंजाइलिक बन रहे हैं सर, यहाँ पर तेरे 2 बेंजाइलिक बन रहे हैं, यहाँ पर तेरे 2 बेंजाइलिक बन रहे हैं, उसके साथ साथ तेरे अल्फा हाइड्रोजन भी आ रहे हैं 3। तो सबसे ज्यादा तेरा डी में आ जाएगा, ठीक है। फिर तेरा बी में आ जाएगा, फिर तेरा इसमें आएगा क्योंकि यहाँ पर एक है कहीं ना कहीं बेंजाइलिक, यहाँ पर भी एक बेंजाइलिक है, पर यहाँ पर तेरे 3 अल्फा हाइड्रोजन भी आ जाएंगे। तो तेरा फिर क्या आएगा अपना सी आएगा, सबसे लास्ट में तेरा आएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की रेट बिल्कुल आसान अपन आराम से निकाल सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है ना, तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी के जो यहाँ पर इन टेक्स्ट में 2 क्वेश्चन दे रखे थे, 2 एग्जांपल दे रखे थे, वो भी मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करा दिया। और इनका इतना इंपॉर्टेंस होता है ना कि नीट में आपको अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन अगर दिख जाए तो चौंकना मत, क्योंकि बहुत बार या फिर हर साल में बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन ना बिल्कुल ऐसे ही उठा के बिल्कुल डिट्टो आपको दे दिए जाते हैं, या फिर बिल्कुल वैल्यू भी चेंज नहीं करते, या फिर अगर क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन तो सेम रहेगा पर उसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एनसीईआरटी के
सॉल्व एग्जाम्पल है या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये सारे आपको लेक्चर्स में ही कन्वर्ट करा रहा हूँ, सॉरी लेक्चर में ही कवर करवा रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको बिल्कुल अच्छे से नीट 2025 में आपका सारा क्वेश्चन बन जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जितना पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज सुटेबल फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट लिया जाता था, मेरे को पता है यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता था, तो मैंने आंसर मार दिया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख, मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलाइड कौन सा है, मैंने देखा सर एलाइलिक क्लोराइड, मैंने बोला सर इसमें तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस हो रहा होगा, क्योंकि एलाइलिक मतलब ऐसा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा अपना, तो ये प्लस अपना रेजोनेंस में चला जाएगा। मैं इसको टिक मारने वाला था और फिर मेरी नजर पड़ी टर्चरी बुटाइल क्लोराइड में, फिर मैंने इसको टिक मार दिया, क्योंकि ये अपना ऐसा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है जिसके पास तेरे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर तेरा हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा, वो भी 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए, और यहाँ पर तेरा इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है। और मैंने आपको बता रखा है कि टर्चरी बुटाइल क्लोराइड तेरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा टर्चरी बुटाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देख, फॉर SN1 मैकेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। SN1 के लिए क्या करेक्ट बात है, क्या SN1 में अपनी इन्वर्जन होती है, नहीं सर, इन्वर्जन तो अपना SN2 में होता था, ठीक है। क्या यहाँ पर तेरा नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, नहीं सर, यहाँ पर तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। सर क्या यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, यस सर, यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर आता है अपना द रिएक्शन ये गिब्स। अब देख यहाँ पर ये जो अपना एल्काइल हैलाइड दे रखा है ना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल छोटा सा है यार, ये अपना कहीं ना कहीं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, यानी ये अपना 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या फेवर करेगा सर, ऑब्वियसली सर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था SN2 मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपना कौन सा आ जाएगा, SN1 मैकेनिज्म आ जाएगा। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 अपने को पूछ रहा है कि एन SN2 रिएक्शन एट एन असिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव। तो हमको पता है सर कि SN2 जो रिएक्शन होता है या जो SN2 मैकेनिज्म होता है ना, वहां पर अपना 100% क्या होने वाला है, इन्वर्जन होने वाला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर जो अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो पूरा इन्वर्ट हो जाता है, वो पूरा अपोजिट हो जाता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, वो बोल रहा है अपने को विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, ये अपना हेलोजन भाग जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख तेरे 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, सॉरी ये तो ऊपर वाले का है ना, यहाँ पर तेरे देख 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर तेरा 1 फिनाइल लगा हुआ है, 1 CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी तेरे 2 फिनाइल लगे हुए हैं सर, और यहाँ पर तेरा 1 फिनाइल लगा हुआ है, और फिनाइल लगा हुआ है सर, और उसके एडजेसेंट में जो कार्बन प्रेजेंट है उसमें तेरा पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर तेरा ये क्या हो गया, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन गया, क्या बन गया सर, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन गया। तो यहाँ पर तेरे 2 लगे हुए हैं, यहाँ पर तेरे 2 साइड से बेंजाइलिक बन जाएंगे, तो यहाँ पर तेरा ज्यादा रेजोनेंस होने वाला है। तो यहाँ पर जो तेरा सबसे ज्यादा होने वाला है, डी में होने वाला है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव कौन सा आ जाएगा SN1 के लिए, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पर देख 2 तो क्या लगे हुए तेरे फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और 1 तेरा CH3 भी लगा हुआ है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी तेरे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे सर इसके कारण, ठीक है। अब देख विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। मैंने जब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, वहां पर बताया था रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, ठीक है। अब देख जो SN1 रिएक्शन होती है ना, अपनी SN1 रिएक्शन होती है, वो हमको पता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताना पाऊंगा कि अगर SN1 रिएक्शन जो अपना एल्काइल हैलाइड है ना, उसके पास अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग हो, जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो सर, अलग अलग हो, उसको अपन बोलते हैं कायरल कार्बन। जैसे देख ये अपना कायरल कार्बन है, और जो कायरल कार्बन होता है ना, वो अपन sp3 ही होना चाहिए, sp3 ही में ही चेक करते हैं अपन क्या, कायरलिटी। जो कायरल चीज हम देखते हैं, कायरल कार्बन के बारे में हम बात करते हैं, वो अपना sp3 कार्बन पे ही देखते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पर sp2 कार्बन हुआ और इसमें तुम बोल रहे हो कि कायरल कार्बन है कि नहीं है, वो तुमको सिर्फ sp3 कार्बन पे ही चेक करना होता है, ठीक है। तो जो sp3 कार्बन है, उसकी जो चारों वैलेंसी है ना, वो अलग अलग अगर हुई तो मैं बोल दूंगा कि सर ये तो अपना कायरल कार्बन है, ठीक है। तो अगर तेरा SN1 मैकेनिज्म चल रहा है और उसमें तेरा कायरल कार्बन आ गया, तो यहाँ पर ना क्या होता है ना, इन्वर्जन हो जाता है ज्यादा रिटेंशन से। यहाँ पर जो इन्वर्जन होता है ना, वो रिटेंशन से क्या होता है, ज्यादा होता है। इन्वर्जन मतलब
कन्फिग्रेशन का इन्वर्स हो जाना, और कन्फिग्रेशन तेरी वैसी की वैसी ही है, उसको अपन बोलते हैं रिटेंशन। बाकी इनके बारे में अपन आगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी फिलहाल इतना ध्यान रखना कि SN1 रिएक्शन में अगर तेरा जो एल्काइल हैलाइड है वो उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इन्वर्जन ज्यादा हो जाता है, किससे, रिटेंशन से, और इसके कारण क्या हो जाता है अपना पार्शियल रेसिमाइजेशन हो जाता है। कैसा रेसिमाइजेशन, पार्शियल रेसिमाइजेशन। अगर देख 50% इन्वर्जन होता और 50% ही रिटेंशन होता, तब तेरा कंप्लीट क्या हो जाता, कंप्लीट रेसिमाइजेशन हो जाता। पर यहाँ पर इन्वर्जन ज्यादा है और रिटेंशन तेरा कम है, तो यहाँ पर तेरा कैसा रेसिमाइजेशन होता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, ठीक है। रेसिमाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, इसको अपन बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। बाकी रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो टॉपिक है उसमें आपको अच्छे से कवर करा रखा है, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख ये भी बात मुझे पता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें कार्बोकैटायन बनता है कि नहीं बनता, बनता है। और अगर कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ पर मैं कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी तो करा सकता हूँ, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, यस सर, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, तो यहाँ पर अपन रीअरेंजमेंट भी करा सकते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं, तो ये आपको आता है, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही पूछ रहा था अपने को कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन कब होगा, जब अपने पास कहीं ना कहीं कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। और इस कार्बन को तू अगर देख अलग वैलेंसी अलग वैलेंसी अलग वैलेंसी अलग वैलेंसी, मतलब ये अपना कायरल कार्बन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर अपना पार्शियल रेसिमाइजेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन ज्यादा हो जाता है, किसका, इन्वर्जन ज्यादा हो जाता है, किससे, रिटेंशन से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो हेलोजन भाग गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। यहाँ पर तेरा एक फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ पर तेरे तीन फिनाइल लगे हुए हैं, तो जो तेरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ऑब्वियसली यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तेरे तीन फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं भाई। यहाँ पर तेरे तीन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहे हैं, तीन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहे हैं। यहाँ पर बहुत भयंकर रेजोनेंस होने वाला है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। और मुझे पता है कि SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी में हम यही तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ पर बन रहा है, तो वो जो जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन अपना बनता है वो अपना सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड हो जाता है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना CD2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये Br लगा हुआ है, ये इज सब्जेक्टेड टू SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है, सेपरेटली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मेरे को पता है कि ये SN1 रिएक्शन है, पर यहाँ पर कितने स्टेप चलते हैं सर, 2 स्टेप चलते हैं। और ये SN2 रिएक्शन है, पर यहाँ पर कितने स्टेप चलते हैं सर, 1 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर 2 स्टेप चल रहे हैं तो यहाँ पर तेरे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर तेरा 1 स्टेप चल रहा है तो यहाँ पर तेरा 1 प्रोडक्ट बनेगा। तो वही आंसर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, कि हमको पता है देख ये जो क्या है रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तुम सी देखो, SN1 गिव्स 2 प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप में खेल चलता है, और SN2 गिव्स 1 प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर 1 स्टेप में खेल चलता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा तुम्हारा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन कहाँ पर देने वाला है, SN2 रिएक्शन। यहाँ पर देख रिएजेंट अपना क्या एप्रोटिक है, और रिएजेंट अपना एप्रोटिक है, तो इससे भी अपने को पता लगता है कि यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख तेरा SN2 है, तो ये अपन क्या देखते हैं SN2 में, डिग्री देखते हैं। तो देख हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो कितने कार्बन के साथ लगा हुआ है, 1 2, तो यहाँ पर ये अपना क्या होगा 2 डिग्री, ठीक है। हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो कितने कार्बन से लगा हुआ है, 3 कार्बन से लगा हुआ है, तो ये अपना क्या होगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हेलोजन अपन जिस कार्बन से लगा हुआ अपना वो कितने कार्बन से लगा हुआ है सर, 2 कार्बन से लगा हुआ है, ये अपना क्या होगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अपना हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो सिर्फ एक, हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो सिर्फ 1 कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब ये अपना क्या है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और मेरे को पता है SN2 रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, फिर 3 डिग्री की होती है। तो आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बिल्कुल आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पर SN1 को ज्यादा फेवर कौन कर रहा है, तो देख बेंजाइलिक क्लोराइड है, क्लोरीन भाग जाएगा तो मेरा बन जाएगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है सर, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो ये तो बहुत भयंकर कहीं ना कहीं क्या होता है अपना, बहुत भयंकर कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, तो यहाँ पर SN1 बहुत ज्यादा ये फेवर करेगा। पर इससे ज्यादा एक और करता है यार, टर्चरी एल्काइल हैलाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो सर, 9 हो। पर ऑप्शन में देखता हूं मैं क्या कोई मेरे पास है ऐसा,
मेरे पास टर्चरी बुटाइल क्लोराइड है क्या? ठीक है, नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। कितना सिंपल है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच विल अंडरगो फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। यहाँ पर SN2 सबसे ज्यादा फास्ट कहाँ पे रहने वाला है? हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन पे लगा हुआ है, मतलब ये अपनी 1 डिग्री है। ठीक है, सिमिलरली हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो सिर्फ 1 कार्बन पे लगा हुआ है, ये भी अपनी क्या है सर? 1 डिग्री है। हेलोजन अपना जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो अपना, सॉरी, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो अपना, वो भी 1 कार्बन पे लगा हुआ है, ये भी अपना 1 डिग्री है सर। हेलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो भी 1 कार्बन पे लगा हुआ है, ये भी 1 डिग्री है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर तो सारे के सारे अपने क्या सर? 1 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं आंसर कैसे मारूंगा? तो यहाँ पर मुझे देखना है ना कि सबसे कम देख यहाँ पर लगे हुए हैं, मतलब जैसे यहाँ पर देख कार्बन बढ़ रहे हैं, यहाँ पर और बढ़ गए, मतलब जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे ना उतना ज्यादा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को दिक्कत होगी आने में और कार्बन के साथ अटैच होने में। तो सबसे आसान तरीका यहाँ पर है, इसलिए आंसर मैं क्या मार दूंगा? ऑप्शन नंबर ए मार दूंगा। बिल्कुल आसानी से मेरा खेल खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर। अब देख SN1 रिएक्शन चला रहा हूं और मेरे पास कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो मुझे पता है यहाँ पर क्या होता था? इन्वर्जन ज्यादा होती थी, किससे? रिटेंशन से, जिसके कारण क्या होता था? पार्शियल रेसिमाइजेशन हो जाता था। तो वही ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपको लिखा हुआ है, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। ठीक है सर, फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास, कंप्लीट द रिएक्शन। इन रिएक्शन को कंप्लीट करो। ठीक है, आगे देख रिएक्टेंट क्या दे रखा है? पोलर प्रोटिक दे रखा है, मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि कौन सी रिएक्शन चलने वाली है। यहाँ पर अपनी SN1 मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है सर, SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, और देख यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ कि ये हेलोजन भागा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, तो देख कार्बोकेटाइन कितना ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये तो अपना टर्चरी बुटाइल क्लोराइड है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर? 9 है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है सर? SN1 मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो हेलोजन तेरा भाग गया माइनस लेके, पीछे पॉजिटिव कार्बन में पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ वाटर से माइनस वाला क्या निकलता है? OH माइनस आयन, माइनस तेरा पॉजिटिव लग जाएगा, तो ये तेरा आंसर आ गया सर। ये तेरा आंसर आ गया। कितना सिंपल है यार। अगला देखते हैं अपन, अगला देखते हैं, वापस से देख वाटर है, वाटर मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, टूटेगा तो कैसे टूटेगा? H+ आयन OH- आयन। ठीक है, पर ध्यान से देख, ये जो तेरे पास दे रखा है ना ये कायरल है, क्योंकि देख इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, मतलब चारों वैलेंसी इसकी अलग अलग है। मतलब यहाँ पर ये जो कंपाउंड तेरे को अल्काइल हैलाइड दे रखा है वो तेरा कैसा है? कहीं ना कहीं कायरल है, कायरल। तो यहाँ पर तेरा क्या होता है? रेसिमाइजेशन हो जाता है, रेसिमाइजेशन। तो यहाँ पर रेसिमाइजेशन हो जाता है, कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा? SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ से तेरा क्लोरीन भागा माइनस चार्ज लेके, पीछे कार्बन में पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव पे तेरा माइनस वाला चिपक जाएगा OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना? C ऊपर क्या अपना? CH3, इधर क्या Cl, इधर क्या अपना C2H5, इधर क्या अपना फिनाइल लगा हुआ है। पर यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बनेगा, इसके जैसा एक और मिरर इमेज इसकी बनेगी, इसी को तो अपन रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। इसका फिनाइल इधर होगा CH3 और नीचे क्या होगा? C2H5 होगा, और पीछे साइड क्या होगा? इसका क्लोरीन होगा। तो यहाँ पर तेरे कहीं ना कहीं 2 बनते हैं, 50% ये बनेगा और 50% तेरा ये बनेगा। समझ में आ गई बात? इसी को तो अपन बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पर अपना क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि जो अपना एल्काइल हैलाइड में ले रहा हूँ ना वो अपना कहीं ना कहीं क्या है? उसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो ये बात मैंने आपको बता रखी है कि अगर एल्काइल हैलाइड के पास कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा हो, तो जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर बनता है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूं इसकी, तो ये जो NOH है ये क्या टूटने पर H+ आयन देगा? नहीं सर, मतलब ये अपना एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसे? एप्रोटिक है। तो यहाँ पर क्या, कौन सा खेल चलने वाला है? यहाँ पर चलेगा अपना SN2 मैकेनिज्म। क्या चलेगा? SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ से तेरा OH- आयन क्या निकलेगा? न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। ये तेरा हेलोजन Cl- आयन लेके भाग गया, पीछे कार्बन में पॉजिटिव आ गया, OH- आयन जाके कार्बन पे चिपक जाएगा। तेरा आंसर क्या आ जाएगा? CH3, C ऊपर H, नीचे C2H5, और इधर क्या आ गया तेरा? OH आ गया। पर यहाँ पर तूने गलती कर दी भाई, क्योंकि यहाँ पर तेरा क्या होता है सर? इन्वर्जन हो जाता है। तो OH तेरा कहाँ आ रहा है? इस साइड आ रहा है, और CH3 तेरा इधर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया सर? इन्वर्जन हो गया, क्योंकि मुझे पता है SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? 100% इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है सर? 100% इन्वर्जन हो जाता है। खेल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख
एक रिएक्शन मैंने तुमको पढ़ाई थी फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक स्वार्ट रिएक्शन तुमको पढ़ाई थी मैंने, और आगे जाके मैं तुमको एक पढ़ाऊंगा ईथर वाले चैप्टर में, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये जो ऐसी रिएक्शंस है ना, ये क्या फॉलो करती है, अपनी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो अपनी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वहाँ पर इन्वर्जन होने वाला है, वहाँ पर इन्वर्जन होना बिल्कुल तय है। तो जब मैंने आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ाया था, जो अपना हैलोजन एक्सचेंज मेथड था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि देख पूरा कहीं ना कहीं जो इन्वर्जन हो रहा है सर, वहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। और उस टाइम तो मैंने आपको SN2 मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया था, उस टाइम मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ाई थी। तो मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में जब पढ़ाऊंगा तो वापस से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है और जो अपनी स्वार्ट रिएक्शन होती है, वहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज होता है, और वहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है सर, अपना SN2 मैकेनिज्म होता है। इसलिए जो प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पर इन्वर्जन से बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी बात। बाकी ये जो कंसेप्ट है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आता है एनसीईआरटी का अगला टॉपिक, और एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है वो है अपना स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आएगा अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये मैंने आपको कहाँ पढ़ा रखा है, जब मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था तो पूरा डिटेल में मैंने आपको ये पढ़ा रखा था। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप इसकी रीडिंग कर सकते हो। फिर आया अपना मॉलिकुलर एसिमेट्री। मॉलिकुलर एसिमेट्री मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कायरल कार्बन जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसी को अपन एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, कायरलिटी के बारे में कि कायरल कार्बन कैसे पहचानना है, इनहेंसियोमर्स, ये सब मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर में बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से पढ़ाने वाला नहीं हूँ, तो आप इसकी रीडिंग कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये सब कुछ मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा रखा है, वही सब बातें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, कोई भी नई बात नहीं है। आपने अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर देखा हुआ है तो आप इसकी अगर रीडिंग करोगे तो आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा, कोई भी चीज मैंने छोड़ी हुई नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर अपने को पेयर दे रखा है, मतलब जोड़ा दे रखा है, इसमें हमको कायरल वाला पहचानना है। ठीक है, तो देखिए ये कार्बन है, इसके साथ ये अलग लगा हुआ है, अलग लगा हुआ है, अलग लगा हुआ है, अलग लगा हुआ है, मतलब ये अपना क्या कायरल है। तो यहाँ पर आंसर देखिए यही दे रखा है। ठीक है, इसमें देख ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये भी अलग है, मतलब इसमें जो फर्स्ट वाला है वही अपना क्या कायरल है, ये दे दिया आंसर। इसमें देख ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, और ये वाला कार्बन देख, इधर से CH3, इधर से Br, ऊपर से H, और इधर से इथाइल, मतलब ये अपना कहीं ना कहीं वन वाला क्या होगा, ये अपना क्या कायरल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा होता है, और कायरल कार्बन निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अब आता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी कन्फिगुरेशन होती है ना उसको चेंज नहीं करना, वो वैसी की वैसी ही अगर है, कन्फिगुरेशन अगर वैसी की वैसी है उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। और अगर वो बिल्कुल पलट गई, वो पूरी शिफ्ट हो गई ना, उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन। ठीक है, तो रिटेंशन का मतलब समझ में आ गया आपको, इन्वर्जन का मतलब भी आपको समझ में आता है। ठीक है, बाकी ये जो टॉपिक है इसका अगर मैं सारांश आपको करके बताऊं ना, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको नई चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है, हमको पता है उसमें इन्वर्जन ज्यादा हो जाता है रिटेंशन से। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अपना पार्शियल रेसिमाइजेशन हो जाता है। और ये अपना कब होगा, जब हमारे पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, जब हमारे पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, दूसरा आता है अपना SN2, उसमें हमको पता है 100% क्या होता है, इन्वर्जन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक साइंटिस्ट था विलियम निकोल, ठीक है, उसने डेवलप किया फर्स्ट प्रिज्म दैट प्रोड्यूस्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये चीजें ना मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बिल्कुल डिटेल में समझा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वहां पर जो प्रिज्म हम यूज करते थे उस प्रिज्म को बोलते थे निकोल प्रिज्म। तो यहाँ पर से बस इतना हमको बात पता लगी कि जो वो निकोल प्रिज्म था ना, वो साइंटिस्ट विलियम निकोल ने डिस्कवर किया था। ठीक है, बाकी ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है। असिमेट्रिक एंड कायरलिटी हमने ऑलरेडी पढ़ दिया। इनहेंसियोमर मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया। रेसिमिक मिक्सचर मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। असिमेट्रिक कार्बन को दूसरा नाम क्या है, कायरल कार्बन, और इसी को अपन बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। आज के बाद ध्यान रखना, स्टीरियो सेंटर मतलब कायरल कार्बन, मतलब जो अपना असिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है सर, ठीक है। अब रिटेंशन का मतलब जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है ना वो चेंज ना हो। ठीक है, यहाँ पर देख हेलोजन यहाँ पर लगा हुआ था, अब यहाँ पर अपना कोई न्यूक्लियोफाइल Y लगने वाला है। बाकी जो A, C और B है ना, उनकी पोजीशन देख सेम टू सेम वही है, Y तेरा X की जगह में लग गया। मतलब यहाँ पर तेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं हुई है, वो वैसी की वैसी कंजर्व है। तो इसी को बोलते हैं अपन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बाकी इसकी बात करें अपन, ठीक है, इसकी बात करें, यहाँ पर भी देख, यहाँ पर भी देख, ये क्या अपना अल्कोहल है, और अल्कोहल के सामने क्या लिखा हुआ है, HCl लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर हम क्या देखते थे, मैंने आपको बताया था अल्कोहल के सामने स्ट्रॉन्ग एसिड रखा हुआ है तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अपना कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड टूटेगा। ये CO बॉन्ड टूट गया तो इधर माइनस और इधर पॉजिटिव, और यहाँ से कैसे टूटता है H+ और Cl- आयन, तो माइनस वाला तेरा कहाँ लग जाएगा, इसमें लग जाएगा। तेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये तेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो देख तेरा आंसर आया ना, उसमें देख ऊपर CH3 और नीचे क्या है अपना इथाइल है। यहाँ पर भी देख ऊपर CH3 नीचे इथाइल है, लेफ्ट में तेरा हाइड्रोजन है, लेफ्ट में तेरा हाइड्रोजन है। मतलब जो तेरी कन्फिगुरेशन है वो बिल्कुल वैसी की वैसी, ये चेंज नहीं हुई है। इसी को अपन बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन हो रही है। पर अगर ये बिल्कुल पलट जाती, बिल्कुल इनवर्स हो जाती, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, एक रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, और एक रेसिमिक मिक्सचर का बनना रेसिमाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, एक ये मेरे पास एक दे रखा है, ठीक है, और ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी अपना क्या न्यूक्लियोफाइल है, और ये वाई भी क्या अपना न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख, पहले मैं ए बनाता हूँ, ये वाला ए बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो ए बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ सर, इन्वर्जन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इन्वर्जन कर रहा हूँ। इन्वर्जन अगर मैं करूंगा, देख हेलोजन की जगह में क्या आ जाएगा अपना, वाई आ जाएगा। ठीक है, पर ये बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल ये इधर आ गया, देख वाई इधर आ गया। अब ये जो तेरा ये वाला है इधर आ गया, और ये तेरा C2H5 इधर हो गया, और ये तेरा हाइड्रोजन ऐसे चला गया। मतलब देख पूरा जो तेरी कन्फिगुरेशन है ना वो पूरी इन्वर्स हो चुकी है। मतलब छाता पहले अगर ऐसा खुला था तो छाता बिल्कुल अपोजिट खुल गया। ठीक है, तो देख पहला तेरा X इधर लगा हुआ था, और तेरा Y जो लगा हुआ है इधर लगा हुआ है। यहाँ पर मान ले तू मिरर इमेज अगर रख देगा ना, तो देख मिरर इमेज तेरी बन रही है। ठीक है, तो तेरे को बिल्कुल जो कॉन्फ़िगरेशन तेरे पास है उसको तेरे को इन्वर्स करना है, उसको बोलते हैं अपन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और ये कब होती है अपनी, जब हमारा कौन सा मैकेनिज्म चलता है सर, SN2 मैकेनिज्म चलता है। बाकी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं रिटेंशन करूँ ना, रिटेंशन, तो सेम टू सेम वही हमको रखना है। देख H इधर रख दिया मैंने C2H5, और इधर रख दिया मैंने X की जगह में Y लगा दिया, और इधर लगा दिया मैंने CH3। मतलब जो तेरी कन्फिगुरेशन है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि इसको क्या बोलते हैं अपन, रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। अब इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। अब तेरा ए और बी अगर बन रहा है, तेरा ए भी बन गया बी भी बन गया, इसको बोलते हैं अपन रेसिमाइजेशन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया अपना, रेसिमाइजेशन। यहाँ पर क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर के बनने को ही अपन क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो रेसिमिक मिक्सचर होता है, मैंने आपको बताया था ये अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। पर जो अपने रिटेंशन से बने या इन्वर्जन से बने वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अपने ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उसके पास एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो तेरा कहीं ना कहीं क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गई। सही, बाकी बिल्कुल डिटेल में अगर पढ़ना है तो मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में आपको समझा रखा है। और अगर आप सारे लेक्चर सीक्वेंस में देख रहे होंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा आपको कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इन्वर्जन आपको समझ में आ गया कि आपकी कन्फिगुरेशन अगर बिल्कुल इन्वर्स हो जाती है, जैसे कि अपना SN2 मैकेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी अगर आपकी कन्फिगुरेशन इन्वर्स नहीं हो रही है, वो वैसी की वैसी है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा उसमें, तो उसको अपन बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। ठीक है, और रेसिमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर का बनना, रेसिमिक मिक्सचर का बनना। और ये आपका कब बनेगा, जब आपका एल्काइल हैलाइड के आपका कायरल कार्बन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके अपना रेसिमाइजेशन बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर 50% अपना क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और 50% क्या बन जाएगा, अपना बी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इस लेक्चर में नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का एक एक शब्द आपको अच्छे से कवर करवा दिया है, और मैं बिल्कुल अच्छे से आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, और उसका एक एक शब्द आपको अच्छे से कवर करवा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग भी साथ साथ करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंस आने वाला है। साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो पास्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं नीट में, वो सारे क्वेश्चन आपको करवाए। तो आपको अब इसकी प्रैक्टिस करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और ये लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया अगर, तो कहीं ना कहीं आपका 4 मार्क्स पक्का है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल गारंटी बोल रहा हूँ कि आना ही आना है। हर साल आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एक क्वेश्चन बिल्कुल आना तय होता है।
बाकी कैसा लगा लेक्चर, कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट आपके मन में इस लेक्चर की रिगार्डिंग होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे बढ़ूं मैं ऊपर। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत।